हेलो गाइस, ये भी एक न्यू सीरीज है। अगर पसंद आई तो प्लीज हाइप कर देना, क्योंकि अभी चैनल के स्टैट्स काफी लो चल रहे हैं और वाईटी पुश भी नहीं कर रहा। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज 700 लाइक्स और 120 कमेंट्स कर देना। मेरी जेब खाली है और वजन 90 किलो के पार जा चुका है। अपनी फेवरेट स्ट्रीमर के साथ गेम खेलने के चक्कर में मेरी ये हालत है। रोज बासी पाव खाकर जी रहा हूँ। इंटरनेट पर खुद को बहुत रईस और हैंडसम दिखाकर मैं लगातार 3 महीने से उस पर गिफ्ट्स लुटाते हुए गेम खेल रहा था। मुझे लगा हमारे बीच कुछ खास है, पर किसे पता था कि असली रईस आएगा। वो बंदा उसकी स्ट्रीम में आया और उसने सिर्फ $1.5 का टिप दिया। फिर भी वो मुझसे बोली, यीचिन क्या तुम लॉबी से बाहर जा सकते हो? मेरा दिमाग सटका। वो बोली, उस बंदे को मिड लेन खेलना है, तुम उसकी जगह ले रहे हो। मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आया, पर मेरी औकात नहीं थी कि मैं पलटकर ज्यादा पैसे लुटा सकूं। मैंने चुपचाप गेम बंद किया, लॉबी छोड़ी और लॉग ऑफ कर दिया। फिर मैं गेस्ट मोड में छुपकर उसकी स्ट्रीम देखने लगा, जहां वो उस अमीर बंदे के सामने पूरी तरह से बिछ रही थी। वह उसे चैंपियन सिलेक्ट स्क्रीन में ले जा रही थी, उसके लिए तुरंत लॉक कर रही थी और उसका वीचैट मांग रही थी। तभी आखिरकार उसका मैसेज आ गया। लियू रुयान लिखी, यीचन तुमने दिल पर तो नहीं लिया, मेरी गलती थी। कल मैं पक्का तुम्हें गेम में जिताऊंगी। मैंने उसका ये मैसेज सिर्फ सीन करके छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। उसने फिर लिखा, गुस्सा मत हो, और रोने वाला इमोजी भेजा। मैं उस फालतू रोते हुए चेहरे को घूरता रहा और न चाहते हुए भी मुझे उस पर तरस आया। मैंने सोचा रिप्लाई करूं कि कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हें नया अमीर बकरा मिल गया। पर अंदर से मैं यही मना रहा था कि उसकी स्ट्रीम हमेशा के लिए फ्लॉप हो, ताकि सिर्फ मैं अकेला उसका व्यूअर रहूं और मेरे कुछ पैसे बच जाएं। मेरा दिमाग पूरी तरह से जहरीले ख्यालों से भरा था। शायद उसे अपने मतलब का जवाब मिल गया, क्योंकि उसके बाद उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। चुई ने रात भर उसके साथ गेम खेला, पता नहीं वो बोर हो गया या क्या हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वो उसकी स्ट्रीम से एकदम गायब रहा। मजबूरन उसे फिर से रैंडम लोगों के साथ गेम खेलना पड़ा, ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। इसलिए मुझ जैसे अपने पुराने वफादार मुर्गे को देखकर वो फिर से पिघलने लगी। वो मुझसे फिर से बहुत ही मीठी बातें करने लगी। मैंने अपने बचे पैसों का पक्का जुगाड़ बिठाया और सोचा कि हर 3 दिन में स्ट्रीम पर जाऊंगा, ताकि मेरी भूखे मरने की नौबत ना आए। मैं सस्ते गेम सेशंस नहीं लेना चाहता था, ताकि उसे ये भनक ना लगे कि मैं असल में एक नल्ला इंसान हूँ। मैं शुरू से ही रईस खानदान के बिगड़े हुए लड़के का तगड़ा भौकाल बना रहा था, जो अपने एग्जाम्स में बिजी रहता है और सिर्फ मजे के लिए पैसे उड़ा के गेम खेलता है। 3 दिन तक गेस्ट मोड में छुपकर उसकी स्ट्रीम देखने के बाद आज मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उसे एक गिफ्ट दे सकूं। मैंने उसके लाइव आने के 10 मिनट बाद तक इंतजार किया और फिर तेजी से लॉगिन करके सीधे उसकी स्ट्रीम में अपनी तगड़ी वाली एंट्री मारी। सिस्टम पर दिखा लेवल 28 यीचन चैट में आया। वो मुझे देखते ही खुश होकर ड्रामेबाजी करते हुए बोली, डैम, आखिरकार तुम्हें अपनी इस पुरानी यादों वाली रानी की याद आ ही गई। मैंने रईस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए चैट में लिखा, कॉलेज की पढ़ाई में थोड़ा बिजी था और साथ ही स्क्रीन पर तगड़ा भौकाल जमाने के लिए मैंने तुरंत उसे एक चमचमाती हुई पोस्ट कार्ड गिफ्ट कर दी। गिफ्ट देखते ही वो खुशी से पागल होकर चिल्लाई, ओएमजी पोस्ट के लिए थैंक यू। क्या हम आज भी 2 घंटे लगातार खेलने वाले हैं? तुम सच में अपने वादे के बहुत पक्के इंसान हो। गिफ्ट की तारीफ करने के बाद उसने अपने इनबॉक्स की तरफ देखा। वो थोड़ी कंफ्यूज और हिचकिचाती हुई लग रही थी। फिर भी उसने मुझे लॉबी में बुला लिया। मैंने अपना माइक ऑन करके सीधे उससे पूछा कि आज हम क्या खेलने वाले हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पूरी स्ट्रीम पर अचानक से महंगे गुलाबी गिफ्ट्स के तगड़े एनिमेशन फटने लगे और लेवल 37 वाले चुई की सीधा धाकड़ वाली एंट्री हो गई। चुई जेट देकर बोला, तुमने तो कहा था कि मैं आकर तुम्हें जिताऊं और तुम मेरे बिना चालू हो गई। ये सुनते ही वो एकदम से बेचारी बनने का पूरा नाटक करने लगी। वो बोली, बॉस आप मैसेज सीन करके छोड़ रहे थे, मुझे लगा खेल खत्म। बस मुझे अपने इस दूसरे बॉस के साथ ये मैच पूरा करने दो, फिर मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। चुई ने बिना कोई फालतू बात किए सीधे एक तगड़ा रोमांटिक ट्रेन गिफ्ट कर दिया। वो लालची लड़की स्क्रीन देखकर खुशी से चीखने लगी और बोली, जेट और ट्रेन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चुई। वो सच में पैसों के लालच में पागलों की तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि एक रोमांटिक ट्रेन $400 की होती है और ऊपर से $300 का तगड़ा जेट, जिसका सीधा सा मतलब था कि इस अमीर बंदे ने कुछ ही दिनों में सिर्फ उसकी स्ट्रीम पर $700 पानी की तरह बहा दिए थे और अपना लेवल 35 से बढ़ाकर एकदम 37 कर लिया था उसने। यानी वो बंदा दूसरी स्ट्रीपर्स पर भी 10-20 हज़ार डॉलर आराम से उड़ा रहा था। वो सच में बहुत बड़ा रईस था। 2-3 मिनट के सन्नाटे के बाद मेरे फोन पर सीधे उसका एक नया मैसेज आ गया। मुझे पहले से पता था कि उसमें क्या लिखा होगा। लियू रुयान बोली, यीचिन क्या हम आज के बदले कल खेल सकते हैं? मैं शांत था, पर अब खोपड़ी सटकी। तो जैसे ही कोई ज्यादा पैसे वाला मुर्गा आता है, मुझे लात मार दी जाती है बार बार। क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक पोपट था? तभी चुई बीच में बोला। चुई बोला, तुम इसे किक कर रही हो या मैं निकलूं? मैंने तुरंत लिखा, अबे ढक्कन, कभी पहले आओ पहले पाओ वाला नियम नहीं सुना क्या? ये देखकर वो रईस भड़ककर तुरंत मुझसे बोला। वो बोला, तू किस पर भौंक रहा है रे नल्ले? मैंने पलटकर लिखा, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई तमीज नहीं सिखाई, एकदम 2 कौड़ी का खानदान है तेरा। तभी डैंडेलियन नाम का बंदा चैट में मजे लेते हुए बोला, डैंडेलियन लिखा, हा हा हा, तुम लोगों को सच में लगा था कि ये यीचन अमीर है? ये बंदा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $120 के गिफ्ट ही देता है। तभी शियाशिया बीच में कूद पड़ी। वो बोली, यीचन सच में VIP 10 है, समझे? फिर मार्शमेलो आकर बोला, यीचन ने कहा तो है कि वो अपनी पढ़ाई के चक्कर में काफी बिजी, वो दिन भर गेम नहीं खेल सकता डैंडेलियन। फिर बोला, किसको पता कि ये उसका असली अकाउंट है भी या नहीं? अगर वो इतना ही बड़ा रईस है तो उसे बोलो कि कोई बड़ा गिफ्ट देकर अपनी हैसियत दिखाए, कहीं उसकी हवा टाइट तो नहीं हो गई। मेरे पास कुल $700 ही बचे थे। मैं खाक भौकाल दिखाता, पूरी चैट एकदम जहरीली हो चुकी थी। जो लड़के हमेशा चैट में मेरा साथ देते थे वो सब एकदम से गायब हो गए।
डेंडेलियन बोला, $700 के चक्कर में इस बंदे की तो फट गई। तो क्या यही है तुम्हारा वो रईस लड़का? फिर चुई ने लगातार 3-4 वॉइस नोट्स भेजे। उसकी पागलों जैसी चिल्लाहट पूरी तरह से घटिया और 2 कौड़ी की बकवास थी, जिसे सुनकर मेरा दिमाग एकदम बुरी तरह सटका। मैं गुस्से में तगड़ा जवाब टाइप कर रहा था, पर मैसेज भेजने से पहले ही स्क्रीन के बीचों बीच एक सिस्टम नोटिस आ गया, जिसे देखकर मेरा खून एकदम खौलने लगा और मेरी नस फटी। मॉडरेटर ने आपको म्यूट कर दिया है। मेरे सारे धांसू जवाब गायब हो गए। मैं अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पाया। मुझे सबके सामने बहुत भयंकर वाली बेइज्जती लगी और मुझे उस लियू रुयान से बहुत भयंकर वाली घिन आने लगी। मैं गुस्से से कांप रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसका फटाफट एक मैसेज आया, ये चेन, बस अब रुक जाओ वरना तुम्हारा अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। मैंने गुस्से में लिखा, गाली गलौज पहले उसने शुरू की थी और तुमने मुझे म्यूट कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? वो नीच इंसान अभी भी बकवास कर रहा है, तुम उसे बैन क्यों नहीं करती? वो तुरंत बोली, शांत हो जाओ, लोड मत ले, मैं तुम्हें बाद में सब समझाती हूँ। फिर उसने मुझे $120 वापस भेजे और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। जब मैंने वापस गेम लॉबी खोली तो देखा कि मुझे धक्के मारकर सीधे मेन मेन्यू में फेंक दिया गया था। सच में साला, उसने सच में मुझे लात मार दी थी। मैं गुस्से से जोर से चिल्लाया और अपना तकिया जमीन पर दे मारा। मेरा मन किया कि 10 तगड़े मेगा गिफ्ट्स सीधे फेंककर उन दोनों जोकरों के मुंह पर पैसों का तमाचा मारूं, पर जब मैंने अपना बैंक ऐप चेक किया तो उसमें सिर्फ $563 और 38 सेंट पड़े थे। एक पाई का हिसाब मेरी औकात दिखा रहा था। वो मेरा तगड़ा मजाक बना रहा था। तभी आवाज आई, अरबपति सिस्टम सिंक हो रहा है। 3-2-1 सिंक पूरा हुआ और मेरा पूरा दिमाग सुन पड़ गया। एक रोबोटिक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मुझे सच में लगा कि ज्यादा गुस्से की वजह से मेरी नस फट गई है। लेकिन तभी मेरे ठीक सामने एक नीले रंग की जादुई स्क्रीन हवा में तैरती हुई आ गई। उस पर लिखा था, आपका अरबपति सिस्टम डेली लिमिट $10 अरब। ये सारा पैसा रोज रात को 12 बजे सीधे आपके चेस बैंक अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, बिना किसी लोचे। ये पैसा सिर्फ उन लड़कियों पर खर्च होगा जिनकी खूबसूरती 10 में से 8 या उससे ज्यादा हो, और खर्च किए गए हर डॉलर का पूरा कैशबैक सीधे आपके पर्सनल अकाउंट में तुरंत वापस आ जाएगा, कतई जहर। लेवल 1 पूरा करने पर आपको एक मिस्ट्री बॉक्स खोलने का मौका मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं, अभी आपके पास एक मिस्ट्री बॉक्स उपलब्ध है, अपनी किस्मत आजमा लो। मेरा दिल धक से रह गया और दिमाग की बत्ती जली। रुको, क्या ये सच है? ये जादुई सिस्टम मुझे सच में इतने सारे पैसे दे रहा है? अगर मैं सुंदर लड़कियों पर रोज 10,000 उड़ाऊं तो मुझे पूरे 10,000 वापस अपनी जेब में मिल जाएंगे। अगर ये कोई सपना या मेरा पागलपन नहीं है तो कसम से मेरी किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली थी। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर रुको, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन 8 रेट की है? कोई तरीका है? मैंने तुरंत सिस्टम से ये सवाल पूछा तो जवाब मिला, आपको खुद ही इसका पता लगाना होगा। मैं उस चमकती स्क्रीन को बहुत देर तक घूरता रहा, जिससे मेरी आंखों में तगड़ी जलन होने लगी थी। मैंने झपकते ही पलकें बंद की और वो स्क्रीन गायब हो गई। वो कहाँ गई? मेरी तो हवा टाइट हो गई। पर इससे पहले कि मैं खुद को पूरी तरह से पागल समझता वो जादुई चीज स्क्रीन वापस आ गई, यानी ये सीधे मेरे दिमाग से कंट्रोल हो रही थी। तभी मेरी उंगलियों से गलती से टिकटॉक ऐप खुल गया और भौकाल चालू। स्क्रीन पर एक टॉप लेवल की हीरोइन का ऐड आया, जिसका कातिलाना चेहरा 30 करोड़ फैन से सर्टिफाइड था। और मेरे दिमाग में अचानक से ये तगड़ा ख्याल आया कि आखिर इसका असली स्कोर क्या होगा। और ठीक 1 सेकंड बाद ही मैं उसके सिर के ऊपर हवा में तैरते हुए चमकते नीले रंग के 7 नंबर को घूर रहा था। मेरा तो फ्यूज उड़ गया। वो सच में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, फिर भी उसका लेवल सिर्फ 7 का है। क्या मेरे आसपास सच में कोई 8 स्कोर वाली कड़क लड़की मौजूद भी है कहीं? चूंकि ये रेटिंग एकदम असली चेहरे पर होती है, मैंने दिमाग दौड़ाकर ई गर्ल स्ट्रीम्स खोजी और एक पर गए जहां बंदी ने बहुत तगड़े वाले ब्यूटी फिल्टर थोप रखे थे। उसके सिर के ऊपर 5 से 6 की घटिया रेटिंग चमक रही थी। नो वे, ऐसी शक्ल के साथ भी कोई पैसे छाप सकता है? ये देखकर मेरी खोपड़ी सटकी। चैट में लगातार स्पैम होते गिफ्ट्स देखकर मुझे बहुत ज्यादा क्रिंज फील हुआ। मैं आगे स्क्रॉल करता गया और एक जानी पहचानी मनहूस स्ट्रीम में आ गिरा। इस घटिया एल्गोरिथम का तो एकदम से सत्यानाश ही हो। लियू रुयान को बहुत ज्यादा नकली और फ्लर्टी हरकतें करते देखकर मेरा तो माथा ठनका और मुझे भयंकर क्रिंज लगा। वो अपने हाथों से गेम के मैकेनिक्स का दिखावा कर रही थी। तभी एक नीला 8.3 का स्कोर दिखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे डर था कि वो 200 पाउंड की मोटी कैटफिश निकलेगी, पर यह सच में काफी ज्यादा बेहतर था। चलो, कम से कम मेरा पैसा किसी बदसूरत लड़की पर बर्बाद नहीं हुआ। मैंने गिफ्ट टॉपअप मेन्यू खोला और सीधा $500 का अमाउंट उसके अंदर टाइप कर दिया। अपना पासवर्ड डालकर मैंने सांस रोक ली और डिपॉजिट का इंतजार करने लगा। मेरे पुराने डेबिट कार्ड में सचमुच 0 बैलेंस था। एकदम से पूरा सन्नाटा ही था। सिस्टम ने सच में मुझे पैसे भेज दिए थे। मेरी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस बात ने मेरे अंदर एकदम से कूट कूट कर भौकाल वाला कॉन्फिडेंस भर दिया। मैं वहां नहीं रुका और आगे बढ़ गया। पीछे चैट में मुझे जानने वाले कुछ पुराने लोग चुगली कर रहे थे। तभी वहां गोल्डन बियर का मैसेज पॉप हुआ। गोल्डन बियर, मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। बंदा 2 मिनट रुका और कल्टी मार ली। डैंडेलियन इसमें बुरा मानने वाला क्या सीन है? मैं तो उसके इस फालतू के एटीट्यूड से पक गई। जब भी देखता है मुझे होमवर्क करने को कहता है। किसी ने लिखा, रुको, मुझे वो चिल लगता है। उसने बंदी पर काफी सारा कैश ड्रॉप किया था। पक्का पैसे वाला होगा डैंडेलियन। वो लुक्खा दिहाड़ी कमाता होगा और बस हवाबाजी कर रहा है। हम तो समझे थे कि वो कोई बहुत ही बड़ा वाला असली खिलाड़ी रहा होगा। फिर भी दुम दबाकर फट्टू की तरह भाग गया। अगर ये पहले का समय होता तो मैं पक्का अपनी फजीहत के डर से पतली गली पकड़ लेता। सैलरी आने के बाद ही वापस लौटता, ताकि सबके सामने रोस्ट होने से बच सकूं। क्योंकि तब मेरी जेब में सच में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, एकदम कबाड़ा था। एक दिहाड़ी मजदूर से भी ज्यादा गरीब था। पर अब मेरी जेब में $500 थे, इसलिए मुझे उनकी इस टॉक्सिक चैट से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा फुल कॉन्फिडेंस था।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मन कर रहा था कि बस पैसा बहाकर गर्दा उड़ा दूं। बाकी उसकी चैट के उस फालतू बवाल से मैं एकदम अनजान था। मुझे उस लफड़े की कोई खबर नहीं थी। मैं तो 10 से भी कम व्यूअर्स वाली इस स्ट्रीम में एकदम से पूरे मजे ले रहा था। वाइब थी। बंदी के सिर के ऊपर 8.9 की कड़क रेटिंग चमक रही थी। दर्जनों स्ट्रीम्स छानने के बाद ये मेरी नज़र में अब तक का सबसे तगड़ा स्कोर था। फिर भी वो बिना चेहरा दिखाए गेम खेलने वाली एकदम नूब स्ट्रीमर थी। प्रोफाइल खोली तो देखा कि सिर्फ कुछ दर्जन फॉलोअर्स ही थे। मुझे उसकी स्ट्रीम में आए हुए करीब 2-3 मिनट हो चुके थे और उसने मुझ जैसे लेवल 28 के वीआईपी का स्वागत तक नहीं किया। एकदम ढक्कन थी। शायद उसका ध्यान अपनी चैट में चल रही उस बहस पर लगा था। तभी उसका मैसेज आया, ये चेन मुझसे नाराज मत होना, अभी रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला। मुझे लगा कि तुम्हारा पैसा खर्च करवाने से बेहतर है कि मैं किसी और का काटूं। आखिर हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना। पैसे निकालने के बाद मैं तुम्हारे लिए बोबा टी ऑर्डर कर दूंगी। क्या वो सच में ऐसा सोचती थी? मैंने ज्यादा टिप्स नहीं दी थी तो पक्का उसने मुझे कोई रईस ज्यादा समझा होगा जो बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कुछ नहीं कमाता। इसी वजह से वो मेरा पैसा नहीं लेना चाहती थी ताकि मुझे फंसाए रख सके। ये देखकर तो मुझे सिर्फ हंसी ही आई। मतलब बाकियों को सिर्फ चूना लगाना है और मुझसे सच्चा प्यार है ना। यही ड्रामा अपने उस नए शुगर डैडी को दिखाकर देखो। कतई 1.5 शानी बन रही थी। एकदम चालू पीस थी। मेरी बात सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। जब दो बड़े मगरमच्छ भिड़ते हैं तो एक का कटना तय होता है। उसने मुझे म्यूट किया, जिसका सीधा मतलब था कि उसने उस अमीर बुढ़े को चुन लिया है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, ये मुझे समझ आता है, पर अब मैसेज करके वो पक्का हम दोनों को एक साथ हुक पर अटकाए रखने की घटिया कोशिश कर रही थी। कितनी नीच फितरत है उसकी सचमुच। उसकी इस हिम्मत पर मुझे गुस्सा आया। खैर मैंने उसे इग्नोर मारा और नई स्ट्रीमर ये चेन को मैसेज चिपकाया कि हेलो स्ट्रीमर, क्या तुम कैरी सेशंस भी करती हो या नहीं। स्क्रीन पर उसके कैरेक्टर याओ ने बड़ी सफाई से अंदर बाहर डैश करके ट्रिपल किल निकाला, फिर अपना प्रोविंशियल बैज फ्लैश किया और एकदम तबाही मचाते हुए पूरा गेम ही खत्म कर दिया। हार्ड शायद उसने मेरी चैट देख ली थी। वो 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर अपनी साफ आवाज में जोर से पढ़ी, स्ट्रीमर क्या तुम कैरी सेशंस करती हो। और फिर धीरे से बोली उसकी आवाज़ बहुत छोटी बच्ची जैसी थी और वो शिकायत करते हुए बोली, मैं बूस्टिंग करना चाहती हूँ पर कोई मुझे हायर क्यों नहीं करता, क्या मैं नूब हूँ। उसकी आवाज़ पूरी तरह से मेरे टाइप की थी, एकदम क्यूट और एनर्जी से भरी गेमर गर्ल जैसी। उसका गेमिंग नाम लिंग छिंगछियू था। सख्त लौंडा पिघल गया। उसके मेन हीरो याओ के साथ ये कंट्रास्ट कतई जहर लग रहा था। मैंने पूछा कि एक मैच का कितना लोगी, तो वो थोड़ी टेंशन में आ गई और फिर घबराकर मुझसे ये बात बोली, पता नहीं पहले मैं तुम्हें गेम जिता देती हूँ, अच्छा लगे तो जो मर्जी टिप दे देना। क्या वो सच कह रही थी? मेरा तो दिमाग दही हुआ। मुझे समझ आया कि उसकी स्ट्रीम इतनी डेड क्यों थी। 50 रुपए में तो 2 नेशनल रैंक के तगड़े बूस्टर्स आराम से मिल जाते हैं भाई। ये किस घर की नासमझ शहजादी है जिसे पैसों का कोई अंदाजा ही नहीं है। खैर छोड़ो, अपने पास बहुत रोकड़ा है। आज मेरा सिस्टम फाड़ स्वैग ही दिखेगा। लेवल 28 के ये चेन ने लग्जरी क्रूज गिफ्ट किया और लेवल 29 पर पहुंच गया। लिंग छिंगछियू, अरे ये चेन तुमने अचानक से इतना बड़ा वाला महंगा गिफ्ट यहाँ पर क्यों सेंड कर दिया है? इसके इफेक्ट्स बहुत चमकीले हैं। क्या ये महंगा है? मैंने लिखा बिल्कुल नहीं, बस एक बार मुझे प्यार से गेगे बोलकर सुनाओ, दिल गार्डन गार्डन होगा। पैसा फेंक कर भौकाल जमाने का अलग ही मजा है। तभी फोन पर मैसेज आया कि अकाउंट में $1200 आ चुके हैं। ये तो एकदम रापचिक फीलिंग थी। कुल बैलेंस $1200। ये देखकर तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई। ये सिस्टम सच में एकदम कड़क और बहुत ही ज्यादा गजब चीज है। लड़कियों पर उड़ाया पैसा और मिलने वाला कैशबैक दोनों अलग अलग खातों में जाते हैं। लिंग छिंगछियू गेगे जल्दी ऑनलाइन आओ, हम किस सर्वर पर गेम खेलेंगे ये बात तो मुझे बता दो। अपनी आईडी भेजो मुझसे गेगे। बोलते हुए उसकी आवाज में एक प्यारी सी शर्म थी। वो नर्वस होकर झिझक रही थी। बंदी कतई जहर सी लग रही थी। तभी तो चालू औरतों को कम उम्र के लड़कों के मजे लेने में स्वाद आता है। ये मासूमियत सच में बहुत अट्रैक्टिव होती है। मैंने अपना असली नाम लिख दिया। सेंड करने ही वाला था कि रुक गया, उसे मिटाया और दोबारा लिखा। वीचेट सर्वर में ब्लैंक कैरेक्टर्स होते हैं, तुम मुझे ऐसे ऐड नहीं कर पाओगी, ना समझी। लिंग छिंगछियू सच में दुनियादारी से एकदम अनजान थी। बिल्कुल एक छोटे प्यारे और ना समझ पपी की तरह जिस पर सिर्फ प्यार ही आता है। सच मुझे उस चालू बंदी की याद आई। जब उसके बुढ़े ने इशारा किया तो वो तुरंत समझ गई और लार टपकाते हुए उसका वीचैट ऐड कर लिया। खैर उस दिमाग का दही करने वाली औरत के बारे में नहीं सोचना। लिंग छिंगछियू तो गेगे, क्या हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं ताकि सीधा खेलें? काफी देर सोचने के बाद आखिर उस ढक्कन को मेरा इशारा समझ आ ही गया। मैंने अपनी आईडी भेजी और तुरंत ही मुझे उसकी रिक्वेस्ट मिल भी गई। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मैंने तुरंत उसकी टाइमलाइन खोली और एकदम नीचे तक स्क्रॉल किया। उस बंदी ने मुझसे अपनी कोई भी डिटेल नहीं छुपा रखी थी। वहां सिर्फ शॉपिंग, मैनिक्योर, घूमने फिरने और होमवर्क का रोना रोने वाली पोस्ट थी। कोई फालतू का छपरी वाला एटीट्यूड भी कहीं पर नहीं था। एकदम साफ, बस एक नॉर्मल क्यूट सी लड़की वाली वाइब थी जिसे देखकर मेरी थोड़ी हवा टाइट हुई। शुक्र है नीचे स्क्रॉल करने पर मुझे उसके 18वें जन्मदिन की इस साल वाली पोस्ट भी दिखी गई। साथ ही उसके एग्जाम्स खत्म होने की पोस्ट थी। मतलब वो अभी स्कूल पास करके कॉलेज जाने वाली एकदम फ्रेश बंदी है। लिंग छिंगछियू गेगे तुम अभी तक ऑनलाइन नहीं आए। उसने मुझे जल्दी करने को कहा। मैंने गेम खोला और अपनी पुरानी आदत के हिसाब से सीधा झांग लियांग, मोजी और शेन मेंगसी को अपने प्रीसेलेक्ट्स में रख लिया। पर तभी अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अब मैं ही इस गेम का असली बॉस हूँ। मैं फालतू के मिड लेनर्स खेलकर अपना दिमाग दही क्यों करूँ भाई। मैंने सीधा अपना कैरेक्टर बदलकर याओ और शियाओ कियाओ चुन लिया। अब असली तबाही मचेगी। देख, मुझे सिर्फ एन्चेंटर सपोर्ट खेलने हैं। मेरा मन मिड संभालने का है और पूरा गोल्ड खुद खींचना है। पहले ही मैच में मैंने सीधा याओ को लॉक कर दिया ताकि सिस्टम फाड़ सकूं। लिंग छिंगछियू ने भी अपना फेवरेट याओ चुन लिया। मिड वेव साफ करवाने के बाद मैं परमानेंटली उसके ऊपर चिपक गया। अब वो जहां जाएगी मेरा भोकाल भी वहीं दिखेगा। बटाई उसके सिर पर बैठकर मैंने बड़े आराम से अपना माइक चालू किया और बोला, एडीसी के लिए ज्यादा गैंग कर वरना बाद में वो नूब लोग मुझे ही गालियां देंगे।
समझी। उसने पहली बार मेरी असली आवाज़ सुनी थी। 2 सेकंड तक एकदम सन्नाटा छा गया। फिर वो हंसते हुए मान गई, कसम से कतई जहरबंदी है, मेरी बात मानने वाली एकदम अच्छी लड़की। वो फिर से शांत हो गई और पागलों की तरह स्पीड में जंगल साफ किया। बॉट लेन पहुंचते ही हमने देखा कि दुश्मन का एडीसी और सपोर्ट आगे बढ़ रहे थे गेम बजाने के लिए। उसने पूरा कॉम्बो मारा और पलक झपकते ही एडीसी का गेम बजा दिया। उनका पट्टू सपोर्ट किसी तरह अपनी जान बचाकर दुम दबाकर सीधे अपने टावर के नीचे भाग गया। देख, मैंने अटैक करने का सिग्नल दिया और उसने बिना किसी डर के सीधे टावर में डाइव मार दी। मैंने भी एकदम सही मौके पर अपना डिसरप्टर चलाकर सिस्टम हैंग कर दिया। अनाउंसर चिल्लाया डबल किल। वो एकदम जोश में आ गई और बोली कैसा था। मैंने भी स्वैग में कहा प्रैक्टिस से ही इंसान एकदम लेजेंड बनता है, समझे क्या भिड़ू। अब वो मुझसे बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल हो रही थी। मैं मन ही मन हंसा। मुझे फर्श पर बैठा एक प्यारा सा पपी इमेजिन हो रहा था, एकदम वफादार, जो लगातार अपनी पूंछ हिलाते हुए अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो कि मालिक सिर थपथपाकर गुड बॉय बोले। कितनी आज्ञाकारी है। सख्त लौंडा पिघल गया। वो फिर से एकदम चुप हो गई। 6-7 कड़क गेम खेलने के बाद भी उसे और खेलने की लत लगी थी और वो गेम छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चालू था बीस्ट मोड। मैं थोड़ा थकने लगा था, इसलिए मैंने बचे हुए 50 रुपए भी रिचार्ज कर दिए। आज के 10,000 के फंड में अब 8819 बचे हैं। भौकाल टाइट है। तभी चेन ने स्टारी नाइट, ड्रीम कैसल, रोमांटिक कैरेज और कार्निवल X01 गिफ्ट किए, जिससे लेवल 29 का तगड़ा नजारा दिखा। एकदम रापचक माहौल बन गया स्क्रीन पर। उसका अकाउंट अपग्रेड होकर लेवल 33 पर पहुंच गया। लॉर्ड नोवन चैट में बोला, नो वे, ये तू है क्या? बस इस नूब शियाओ काई ओ के सामने अपना भौकाल झाड़ने आया हूँ। आओ इस अमीरजादे की पूजा करो। शिया बोली, मुझे भी एक शुगर डैडी चाहिए जी। चलो लिंक करते हैं। टोटल 8802 का खर्च हो चुका था। क्या ही बात है यार, एक नल्ले कॉलेज स्टूडेंट का एक ही बार में इतना पैसा उड़ाना सच में गजब का थ्रिल देता है। भले ही ये मेरा खुद का पैसा नहीं था, बिना कोई टेंशन लिए भाई। तभी बैंक ऑफ कम्युनिकेशन से एक मैसेज आया कि 88,800 रुपये अकाउंट में आ गए हैं। कसम से यही असली खुशी और प्योर मौज है। ठीक उसी वक्त उस जादुई एल्गोरिदम और मेरे भारी डोनेशन के ट्रैफिक की वजह से लियो रुयान की स्ट्रीम का एक पुराना ओजी फैन भटकता हुआ इधर आ गया। गजब सीन। समर फ्लावर नाम का वो बंदा उसकी स्ट्रीम में आया और इतने महंगे गिफ्ट्स का तगड़ा एनिमेशन देखकर हैरान रह गया। साथ ही उसे एक जाना पहचाना नाम भी वहां दिखा। वो तुरंत वापस उसकी चैट में भाग गया ताकि पूरा तमाशा देख सके। ड्राइड मैंगो चैट में चिल्लाया, जल्दी से बगल वाली स्ट्रीम में जाओ, वहां तगड़ा लफड़ा हो रहा है देख। भाई ये ने किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 3 कार्निवल उड़ा दिए हैं। होली शिट, सच में क्या कौन सी स्ट्रीमर है, मुझे भी ये लाइव कांड देखना है जल्दी। चलो गुरु। उसकी लगभग 300 लोगों की वॉचिंग तुरंत गिरकर सिर्फ 100 के आसपास रह गई। और ये सब ठीक तब हुआ जब वो लोग गेम की कैरेक्टर सिलेक्ट स्क्रीन पर पहुंचे थे। क्या पनौती है। उसने अपनी चैट देखी और एकदम सन रह गई। वो चंद लाइनें उसे किसी एलियन भाषा जैसी लग रही थीं। उसने तुरंत अपना दूसरा फोन उठाया, अपनी फेक आईडी लॉगिन की और सीधे जासूसी चालू कर दी। और सीधे उसकी स्ट्रीम खोल ली एक ऐसी बंदी जिसके 100 से भी कम फॉलोअर्स थे। लेकिन स्क्रीन के ऊपर कोने में शान से 10 से ज्यादा लाइव व्यूअर्स का भौकाल दिख रहा था, एकदम कड़क। उसने लीडर बोर्ड पर क्लिक किया तो देखा कि लेवल 33 वाले उसके जिगरी फैन के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पूरे 1 लाख पार कर चुके थे। एकदम सिस्टम हिला दिया गुरु। पॉइंट्स और असली पैसे का रेशियो 10 और 1 का था। उसकी आंखें गुस्से से काली पड़ गईं। किसी दूसरी बंदी पर 2 घंटे में 10,000 उड़ा दिए साला, जबकि उस पर पिछले 2 पूरे महीनों में सिर्फ 3-4 हज़ार ही लुटाए थे। सिर्फ वाइब के लिए आता था क्या? वो हमेशा से खुद पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। भले ही आज उसने मेरे साथ घटिया हरकत की थी, उसे लगा कि स्ट्रीम के बाद प्यार से मक्खन लगाकर मना लेगी और सब सेट हो जाएगा कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा बॉस। उसे पूरा यकीन था मैं उसकी स्ट्रीम का सबसे बड़ा डोनर नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ उसी को सपोर्ट किया था। मैं एक वफादार बंदा था जो उसकी शुरुआत से टिका हुआ था, एकदम असली ओजी। लेकिन अब जहां पैसा जाता है, दिल भी वहीं जाता है। दूसरी बंदी का लीडर बोर्ड देखकर उसकी हवा टाइट हो गई और वो बुरी तरह घबराने लगी थी। देख, तू AFK क्यों है? जल्दी कर, दुश्मन हमारे जंगल में घुस रहे हैं। चुई की चिड़ी हुई आवाज उसके फोन से एकदम तेज चिल्लाई। लफड़ा हो गया। ओह मेरी गलती, मेरा नेट लैग कर रहा था। उसे आखिरकार समझ आया कि उसका खुद का मैच कब का शुरू हो चुका था। उधर वो दूसरी बंदी स्क्रीन पर गिफ्ट्स का तमाशा देख रही थी। वो काफी देर तक एकदम सन और बिना कुछ बोले बैठी रही, फिर हकलाते हुए बोली, मैं ये वाला जानती हूँ, ये हर एक 30 का है। दिमाग सुन पड़ गया। क्या तुमसे गलती से क्लिक हो गया? मैंने लिखा, खेलने में मजा आया, ये तुम्हारे लिए है। इस पपी ने अनजाने में जो खुशी दी वो गजब थी। सच में इसकी लत लग सकती है। वैसे भी मैं थका हुआ था और दूसरी सुंदर लड़कियों को ढूंढने का आलस था। इसके अलावा मैंने पहले कभी ऐसे गिफ्ट्स नहीं उड़ाए थे अपनी लाइफ में, तो सोचा क्यों ना तमाशे का पूरा मजा लिया जाए और एक असली शुगर डैडी का रोल फुल स्वैग में निभाया जाए। गेम खेलकर एकदम मौज आ गई। ये सिर्फ तेरे लिए है। वो नखरेबाज बंदी जो अभी भी छुपकर इस स्ट्रीम में बैठी जासूसी कर रही थी, उसके हाथ एकदम से रुक गए भाई। उसका स्माइट 1 सेकंड के हिस्से से लेट हो गया और रेड बफ सीधे दुश्मन के जैंगलर के पास चला गया, जिसने ऊपर एक घटिया ताने वाला इमोट चमका दिया, सॉरी का मजाक बनाकर। वो गुस्से में पागल होकर हंसने लगी। मैंने स्ट्रीम बंद की, वीचैट खोला, अपना वॉलेट निकालकर बैंक कार्ड सिलेक्ट किया, असली पैसा चेक करने के लिए बॉस, और सीधे 6,000 ट्रांसफर करने के लिए सच में अपना पासवर्ड टाइप कर दिया और 1-2 सेकंड तक सांस रोककर इंतजार किया कि क्या होता है। बैलेंस अपडेट होकर 65,638 हो गया। हालांकि मुझे पहले ही यकीन हो चुका था कि ये सिस्टम असली है, लेकिन अपनी आंखों से असली रोकड़ा देखकर भाई, अपनी जेब में पड़ा हुआ देखकर ही मेरे दिमाग को पूरी तरह से शांति मिली। पहली बार मैं उस नखरेबाज बंदी की जासूसी करने के लिए देर रात तक नहीं जागा। उसकी स्ट्रीम में घुसा और एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सोया। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली। काफी समय बाद मैं इतनी जल्दी सोकर उठा था। एकदम कड़क और फ्रेश वाइब। दांत साफ किए और आदत के अनुसार बासी बन गर्म करने के लिए फ्रिज खोला।
फिर आधे सेकंड रुककर अपना माथा पीट लिया। एकदम लुक्खा और चिंदी सोच है मेरी। नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा अपना बैलेंस चेक किया। एकदम मस्त मूड में मैंने बढ़िया राइस नूडल्स का एक बाउल ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी भी बहुत जल्दी आ गई बॉस। नूडल्स उड़कते हुए मैंने अपने जादुई सिस्टम को बुलाया और तुरंत मेरी आंखों के सामने एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई जिस पर लिखा था बिलियनियर सिस्टम। क्या ही गजब भौकाल। डेली लिमिट $10,000 जो रात के 12 बजे सीधे होस्ट के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ये रोकड़ा सिर्फ उन खास बंदियों पर खर्च करने के लिए रिजर्व है गुरु, जिनकी खूबसूरती की रेटिंग 8 से 10 के बीच हो। सारा खर्च पूरा कैशबैक देगा। 10 दिन का माइलस्टोन पार करने पर एक मिस्ट्री बॉक्स पुल मिलेगा। कड़क बॉस, अभी एक नया पुल अवेलेबल है, मतलब मैं सच में अब रोज के 10,000 छाप रहा हूँ। मैंने बीफ का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और रेशमी नूडल्स को मजे से सुड़क लिया। क्या स्वाद था, और एकदम परफेक्ट फ्राई किए हुए सुनहरे अंडे का एक बाइट लिया। कसम से बरसों से ऐसा तगड़ा खाना नहीं खाया था। मैं इतना मगन था कि मेरी आंखें आधी बंद हो रही थीं। कल मैं उस कड़क रोकड़े को देखकर इतना अंधा हो गया था कि भूल ही गया। मुझे याद आया कि रिवॉर्ड में एक गाचा पुल भी तो मिला था। सिस्टम फाड़ गुरु। मैंने मन में रिवॉर्ड का कमांड दिया और तुरंत स्क्रीन पर 3 उछलते हुए मिस्ट्री बॉक्स आ गए जो सीधे मुझसे उन्हें खोलने की भीख मांग रहे थे ताकि तगड़ा माल निकले। लगातार 10 दिन की मेहनत के बाद मिला रिवॉर्ड कचरा नहीं हो सकता। आज के जमाने का टच स्क्रीन का भूखा लड़का होने के नाते मैंने एक पर टैप करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अगले पल दरवाजे पर बहुत तेज धड़-धड़ की आवाज हुई। नहीं, ये इंसान असल में मेरा दरवाजा तोड़ने पर तुला था। जिसके बाद एक अधेड़ आदमी के चिल्लाने की घटिया आवाज आई। अधेड़ आदमी तो सुबह खाना पकाता है और सफाई तक नहीं करता। खुद को कॉलेज स्टूडेंट बोलता है, तमीज नहीं है। बिल्कुल। मैंने गुस्से में अपना माथा सिकोड़ा और सीधा जाकर अपना दरवाजा खोल दिया। मैंने अभी बाहर से खाना मंगवाया है, जाकर दूसरे रूममेट से पूछ ले। अधेड़ आदमी, तू अभी फालतू झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने खुद तुझे रसोई में जाकर फ्रिज खोलते हुए अपनी आंखों देखा। यकीन नहीं है तो खुद अंदर देख ले। मैंने थोड़ा साइड हटकर रास्ता दिया। उस आदमी ने अंदर झांका और मेरी मेज पर रखा आधा खाया हुआ डिलीवरी का खाना देखा और आखिरकार उसे बात समझ आई। बिना माफी मांगे वो बकता रहा, पता नहीं तू दिन भर अपने कमरे में बंद होकर अंदर क्या फालतू के काम करता रहता है साला। मैंने कहा, तुझसे मतलब मेरा दिमाग दही मत कर, और पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया जिससे उसका मुंह दरवाजे से टकराते टकराते बचा। एकदम सही मजा आया। वो डरकर पीछे उछला और फिर से गालियां बकने लगा। अधेड़ आदमी, 2 कौड़ी के छोकरे, ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है तू मुझे आज? मेरी खोपड़ी सटकी। मैंने झटके से दरवाजा खोला, हाथ में कैंची उठाई और एकदम खतरनाक टोन में घूरते हुए कहा, हिम्मत है तो मुंह से एक और शब्द निकाल कर दिखा मुझे अभी। पिछले कुछ महीनों से बिना कटे मेरे बाल मेरी एक आंख ढके हुए थे। इस लुखे के सामने अपना भारी शरीर लेकर खड़ा मैं सच में किसी पागल साई को कातिल जैसा खूंखार लग रहा था गुरु। उसकी हवा टाइट हो गई और वो बिना कुछ बोले दुम दबाकर अपने कमरे में भाग गया। मैंने मन में सोचा, अब मैं इस भसड़ वाली जगह पर बिल्कुल नहीं रह सकता। इसलिए मैंने रूम ढूंढने वाले ऐप्स देखने शुरू किए और बीच वाले को चुना। तभी सिस्टम की आवाज आई, बिलियनियर सिस्टम, आपको बहुत बधाई हो मालिक, आज आपकी किस्मत का ताला खुल गया। जोफांग युआन में $5 मिलियन का पूरी तरह से सजा हुआ 76 स्क्वायर मीटर का 2 बेडरूम वाला लग्जरी फ्लैट खरीदने के लिए पूरे पैसे आपके बैंक कार्ड में सीधे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मजे करो। अपनी चीख रोकने के लिए मैंने खुद को इतनी जोर से चूटी काटी कि नानी याद आ गई। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एस सिटी एकदम टॉप लेवल का तगड़ा टेक हब शहर है जहां घरों की कीमतें पूरे देश में टॉप 3 में आती हैं। मैंने यहां अपनी प्रॉपर्टी होने का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जोफांग युआन अपार्टमेंट मेरी यूनिवर्सिटी से 500 मीटर से भी कम दूरी पर है क्योंकि ये एकदम नया बना है और इसका लेआउट और माहौल कतई जहर और सुंदर है जिससे रहने का अलग ही स्वैग मिलता है भाई। छोटे फ्लैट सिंगल लोगों या कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जिससे हॉस्टल से नफरत करने वाले बहुत सारे अमीर स्टूडेंट यहाँ फ्लैट खरीदने या रहने आते हैं बॉस। इसे असल में एसयू के अमीर बच्चों का अड्डा कहा जाता है और सिस्टम ने मुझे घर लेने को 5 मिलियन दे दिए। इस तगड़े भौकाल के बीच भी मैंने अपना दिमाग काबू में रखा। अचानक मुझे ख्याल आया कि इतनी भारी रकम सीधे मेरे खाते में आने से क्या टैक्स वाले मुझ पर शक करके छापा तो नहीं मार देंगे? बड़ा लोचा है गुरु। क्या मेरी जासूसी होगी? सिस्टम बोला। होस्ट के बैकग्राउंड को एकदम असली और सेफ बना दिया गया है। ये रोकड़ा विदेश के एक दूर के रिश्तेदार की वसीयत के रूप में आपके पास भेजा गया है, बिना टेंशन। तरफ से मिला है। सारा टैक्स कटने के बाद ये पैसा एक ट्रस्ट फंड के जरिए आया है जो 100% लीगल और वाइट मनी है मेरे भाई लोग। पहली बार किसी रोबोट जैसी आवाज ने मुझे इतना सेफ फील कराया। मैंने फिर पूछा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला फ्लैट खरीदना है? मेरी जान जल्दी। सिस्टम बोला, होस्ट को खुद ढूंढना होगा। समझ गया, ये साला अभी भी एकदम रुखा और एटीट्यूड वाला रोबोट है। आज के जमाने का लौंडा होने के नाते मेरी सबसे पहली कोशिश थी कि मैं सारे बड़े प्रॉपर्टी ऐप्स छान मारूं और जोफांग युआन नाम डालकर 2 बेडरूम वाले फ्लैट्स का तगड़ा फिल्टर लगाऊं ताकि मेरा काम एकदम स्पीड में सेट हो जाए। 76 स्क्वायर मीटर और कीमत सेट करके मैंने एक एक करके सारे ऑप्शन छाने, लेकिन पनौती लगी थी। वहां सन्नाटा था और कुछ भी हाथ नहीं आया। मेरा पोपट हो गया और मूड खराब था, लेकिन अपने बैंक में पड़े $5 मिलियन के बारे में सोचकर मेरे अंदर झटके से फुल जोश और तगड़ी एनर्जी वापस आ गई। एकदम सिस्टम फाड़ फीलिंग थी गुरु। मैंने तय किया कि आज दोपहर थोड़ा तैयार होकर किसी प्रॉपर्टी एजेंट के ऑफिस जाकर बात करूंगा। फिर मैंने अपनी टूटी और रंग छोड़ती हुई एकदम खटारा पुरानी अलमारी का दरवाजा खोल ही दिया। अंदर सिर्फ ढीली टी शर्ट और ओवरसाइज पैंटें भरी थी। काफी हाथ पैर मारने के बाद मैंने किसी तरह शरीर पर डालने लायक 2 ढंग के कपड़े ढूंढ निकाले और तुरंत अपना उबर ऐप खोला। पास की तगड़ी रेटिंग वाली प्रॉपर्टी एजेंसी की लोकेशन डाल दी। कैब में बैठकर बाहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों और खतरनाक ट्रैफिक को घूरते हुए मुझे अंदर से एकदम खोया हुआ और दुनिया से अलग थलग सा लग रहा। पिछले आधे महीने से कचरा फेंकने के अलावा मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं गया था। मेरी वाइब एकदम गुफा में सड़ने वाले किसी पक्के नल्ले इंसान जैसी हो चुकी थी। बाहरी दुनिया को देखना सच में बहुत अजीब था। एजेंसी के अंदर घुसते ही सेंट्रल एस बड़ी ई की कड़क ठंडी हवा ने मेरे होश खोल दिए।
चारों तरफ एकदम कतई जहर दिखने वाले पौधे थे। स्टाफ के लोग सूट पहनकर फुल स्वैग में थे। मुझसे बस थोड़ा सा बड़ा दिखने वाला एक बंदा मुझसे मिलने आगे आया और मेरे फटीचर कपड़ों को देखकर भी उसने कोई गंदा मुंह नहीं बनाया। मुझे इज्जत से बैठाया और एक कप गर्म चाय दी। बोला, सर आप किस तरह का फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं बताइए। वो मुझे नीचा नहीं दिखा रहा था। चक्कर ये था कि मेरी शक्ल से मैं एकदम बच्चा और जेब से खाली लुखा लग रहा था। मैं किसी भी एंगल से लाखों का फ्लैट खरीदने वाला असामी नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने मुझ जैसे बंदे के लिए इस नए लड़के को भेज दिया। मैंने जरा भी लोड नहीं लिया, उसका टैग पढ़ा और सीधे टोन में बोला, जी बुढ़ा, मैं किराए पर नहीं सीधा खरीदने आया हूँ क्या? जुफांग यायुआन में 2 बेडरूम का फुल फर्निश रेडी फ्लैट मिलेगा। रास्ते में सोची हुई लाइनें मैंने एक सांस में उगल दी और मुझे ऐसा तगड़ा सुकून मिला जैसे कोई भारी गेम जीत लिया हो। मेरी बात सुनकर इस जी बोड़ा का सिस्टम 2 सेकंड के लिए पूरी तरह से हैंग हो गया था। फिर उसने झटके से चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल सेट कर ली, लेकिन आंखों की चमक नहीं छुपाई। बेचारा पिछले 3 महीने से बिना सेल के सूखा काट रहा था गुरु, और आज जाकर उसे सीधा खरीदने वाला एक असली ग्राहक मिला था। एकदम रेयर सीन। वो बोला, सर मुझे छोटा जी बोलिए, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, अभी मैं आपके लिए अभी सबसे टॉप लिस्टिंग निकालता हूँ। जी बोड़ा अंदर से इतना पगला गया था कि खुशी से उसकी आवाज कांप गई। पास बैठे एक पुराने शातिर एजेंट ने यह नजारा देख लिया और मन में हंसा कि एकदम कच्चा खिलाड़ी है, फ्लैट दिखाने को ही पक्की डील मान रहा है। हालांकि छोटा जी पूरा पागल नहीं था, वो इसे अपनी एक तगड़ी प्रैक्टिस की तरह देख रहा था। वो आईपैड लाया और मुझे डिटेल देने लगा, सर जुफांग यायुआन के फ्लैट बहुत रेयर हैं, कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन आपकी किस्मत कतई जहर है। एकदम सही टाइम पर आए हो आप। हमारे पास कल ही ये फ्लैट आया है, अभी मार्केट में किसी को इसकी खबर तक नहीं है। जरा ये देखिए, 16वां फ्लोर और व्यू ऐसा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एकदम वीआईपी फील। मास्टर बेडरूम से सीधा समंदर दिखता है। एक फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट हैं, 2 कमरे, एक लिविंग रूम, एक रसोई और 2 बाथरूम। अंदर का काम इतना ज्यादा रापचिक और प्रीमियम हुआ है कि देखकर मजा आ जाएगा। हर कोने में सेंट्रल एस बड़ी की कूलिंग है, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी सारा महंगा फर्नीचर इसमें शामिल है। आपको बस अपने लिए टीवी, फ्रिज और कपड़े धोने की मशीन लेनी होगी, बाकी सेट है और आप आज ही इसमें रहने आ सकते हैं। ये जगह आपके स्वैग के लिए ही बनी है। असली मालिक ने इसे अपने बेटे के बड़े होने के गिफ्ट के तौर पर तैयार कराया था, लेकिन लड़का बाहर सेटल हो गया और उसने वापस देश लौटने का प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए अब वो इसे निकाल रहे हैं। ये फ्लैट पिछले 1-2 साल से खाली पड़ा है और एकदम नया है। सारी केमिकल की बदबू भी बाहर निकल चुकी है। छोटा जी फोटो को ऐसे प्यार से देख रहा था जैसे मुझसे ज्यादा वो खुद इस पर फिदा हो गया हो। उसकी एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी आग लगा रही थी। जरा ये वीडियो देखिए, हर तरफ कस्टम क्रीम वाइट फर्नीचर और हल्का हरा विंटेज टच है सर। एकदम कड़क फ्रेंच और फ्रेश वाइब है। किसी नाजुक सी सुंदर लड़की के सपनों के महल जैसा, सच में कमाल है। लेकिन सर मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी पड़ेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई घाटे का सौदा है। 7 स्क्वायर मीटर वाले मेन बाथरूम को तोड़कर एक तगड़ा वॉक इन क्लोजेट बना दिया है। इसमें आराम से 200 से ज्यादा जोड़ी कपड़े आ जाएंगे। आप जैसे शौकीन लड़के के लिए ये बवाल चीज है, लेकिन अगर आपको जम नहीं रहा तो हम इसे फिर से बाथरूम में बदल देंगे। जी बोड़ा ने जल्दी से बात संभाली। आईपैड की स्क्रीन पर वो कातिल नजारा देखकर मैं तो पहले ही इस फ्लैट पर पूरी तरह लट्टू हो गया था। क्या गजब माल था भाई। लेकिन मैंने अपना भौकाल टाइट रखा और पूछा, इसका असली मालिक कितना रोकड़ा मांग रहा है? 5 मिलियन। छोटा जी मेरी आंखों का रिएक्शन चेक करने लगा। कीमत सच में कोई चवन्नी छाप नहीं थी, बहुत भारी रकम थी, लेकिन बेटे का तोहफा होने से बाप ने एकदम दिल खोलकर सबसे महंगा और 1 नंबर का कड़क माल अंदर ठूसा था। हर तरफ एकदम मखमली टाइल वाली फर्श और सिर्फ कस्टमाइज्ड फर्नीचर की कीमत ही लगभग $9 लाख के पार थी। कसम से सिर्फ वो वॉक इन क्लोजेट ही 80,000 का था। मेरा दिल खुशी के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। $50 लाख। मुझे अंदर से बहुत तगड़ी वाली फीलिंग आ रही थी कि ये बिल्कुल वही धांसू घर है जो इस जादुई सिस्टम ने खास मेरे लिए बनाया है। जी बोड़ा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, क्या आप अभी फ्री हैं? मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा। वो जानता था कि जो भी इंसान इस जगह को अपनी आंखों से देखेगा वो तुरंत लट्टू हो जाएगा। मैंने सीधे कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी मालिक को फोन लगाओ, अगर वो पूरी ट्रांसफर फीस भरेगा तो पूरे 50 लाख नक दूंगा, एक भी पैसा कम या ज्यादा नहीं। अगर वो इस तगड़ी डील के लिए राजी है तो मैं अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। जी बोड़ा अंदर तक हिल गया। भला कौन बिना देखे इतने आराम से सीधे घर पर पैसों का बैग फेंकता, वो भी बिना किसी मोलभाव के? पूरी कीमत और सब नकद। ये कोई 500 रुपये नहीं बल्कि पूरे 50 लाख थे। उसे छुपकर लगा कि मैं पक्का मजे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा एकदम सीरियस चेहरा और मेरा धाकड़ कॉन्फिडेंस देखकर आखिरकार जी बोड़ा को यकीन हो ही गया। पिछले लगातार 3 महीने से सूखी मैगी खाकर गुजारा करने के बाद क्या सच में उसकी लॉटरी लगने वाली थी? वो बोला, बस 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी मालिक को फोन मिलाता हूँ। उसने खुशी के मारे उछलने की अपनी तगड़ी इच्छा को किसी तरह दबाया और तुरंत फोन मिलाने के लिए दौड़कर अपनी डेस्क पर वापस गया। घर बेचने वाले अक्सर ज्यादा दाम बताते हैं ताकि खरीदार के साथ मोलभाव करने की थोड़ी बहुत गुंजाइश आराम से रहे। इसलिए यह सुनकर कि मैं बिल्कुल भी मोलभाव नहीं कर रहा था, बस वो पूरी ट्रांसफर फीस भर दे, और साथ ही जिबोड़ा ने जिस तरह से मेरे सीरियस होने का तगड़ा भौकाल बनाया, घर का असली मालिक तुरंत राजी हो गया। उन्होंने मिलने का एक पक्का समय तय किया ताकि सारी बातें फाइनल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। जी बोड़ा खुशी से चमकती आंखों के साथ वीआईपी रूम में लौटा, पर अपने सामने का घटिया नजारा देखते ही उसका खून खौल उठा। एक लंबी सी चालू औरत उस वक्त मुझसे जबरदस्ती चिपककर मीठी बातें कर रही थी। उसके टाइट बिजनेस सूट ने उसके 7.1 वाले लुक को बढ़ाकर एकदम सॉलिड 8 बना दिया था। जी बोड़ा को अंदर आते देखकर वो औरत एक शातिर हंसी हंसकर बोली, छोटे डा तुम वापस आ गए। तुम इस लाइन में एकदम नए हो और तुम्हें अभी ढंग से कुछ पता नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? अगर तुमने यंग मास्टर यी के सामने कोई कबाड़ा कर दिया तो क्या होगा? जी बोड़ा अभी कॉलेज से एकदम नया निकला था वो मेरे सामने।
टफ और धाकड़ प्रोफेशनल बनने की पूरी एक्टिंग कर रहा था, पर उस औरत को अपनी डील चुराते देखकर वो टूट गया और रोने लगा। सिसकते हुए उसने पूरी जिद के साथ खुद का सही बचाव किया। जी बोडा बोला, मैं रोज रात को देर तक जागकर सारी लिस्टिंग्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी प्रेजेंटेशन में कोई लोचा नहीं था। छोटे डा को रोता देखकर उस औरत की शातिर हंसी और ज्यादा चौड़ी हो गई। उसे लगा कि अब ये डील पक्की उसकी है। वो बोली, छोटे डा, बाहर जाओ और अपना मुंह धोकर आओ, एक वीआईपी क्लाइंट के सामने रोने से तुम्हारी कोई क्लास नहीं दिखेगी। वो थोड़ा सा आगे झुकी और खुद को ऐसे सेट किया ताकि अपने सबसे बेहतरीन एसेट्स दिखा सके। औरत मुझसे बोली, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है यंग मास्टर, ये छोटे डारे अभी स्कूल से नया निकला है, उसे एकदम जीरो एक्सपीरियंस है। ये तमाशा देखने के लिए माफी, अब से मैं आपका ये केस संभालूंगी। ये रहा मेरा कार्ड, जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बेझिझक फोन कीजिएगा। मैं तुरंत पूरा माजरा समझ गया। वो अपने सस्ते हुस्न के जाल से उसकी डील चुराना चाहती थी। उसकी आखिरी बात में तगड़ा इशारा था, पर उसकी आवाज लियू रुयान के लेवल के आसपास भी नहीं थी। क्या वो सच में खुद को कोई कतई जहर आइटम समझ रही थी? मैंने उसके हेयर स्प्रे वाले सिर के ऊपर चमकते हुए नंबर को घूरा। 7 पॉइंट। एक मुझे इतनी भयंकर वाली घिन आई कि मेरी बॉडी कांप गई। सिस्टम मुझसे हॉट लड़कियों पर पैसे लुटवा रहा है, वो एक बात है, पर मेरे भी स्टैंडर्ड्स हैं। मैं हर किसी एरी गैरी पर अपने पैसे नहीं लुटाने वाला। मैं उसके लिए बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हूँ। जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं जहरीला बन जाता हूँ और तब मुझे अपने अंदर का शैतान बाहर निकालने में बड़ा मजा आता है। मैंने एकदम गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम लोगों का कम्युनिकेशन इतना घटिया कैसे है? बार बार एजेंट बदलना सिर्फ मेरा कीमती टाइम बर्बाद करना है। फिर मैंने जीबोड़ा की तरफ उंगली दिखाकर पूरे रुतबे से कहा, सिर्फ तुम्हारी फोन पर बात हो गई, साइन करें या मैं पतली गली से निकलूं। ये सुनकर जीबोड़ा को रोने पर तगड़ा पछतावा हो रहा था। उसने न सिर्फ करोड़ों का बैग हाथ से खोया बल्कि कंपनी की टॉप क्लोजर को भी गुस्सा दिला दिया। वो डिप्रेशन में आकर तुरंत नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, पर मेरा ये भयंकर जहरीला गुस्सा देखकर उसकी रोती आंखों में अचानक से तगड़ी चमक आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और उस सूट वाली औरत को झटके से पीछे धकेलते हुए बोला, यंग मास्टर, ये मैंने पूरा मामला अच्छे से सेट कर दिया है। मालिक आपकी ऑफर के लिए राजी है। आप जब भी फ्री हो हम कल मिलकर पक्का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर सकते हैं, ठीक है? कल दोपहर ठीक 3 बजे मिलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी वो औरत चिढ़कर बोली, रुको, इतनी भी क्या भसड़ मची है? कंपनी के पक्के नियम के हिसाब से पहले इसके फंड्स वेरीफाई करो। हो सकता है ये कोई नल्ला लड़का सिर्फ भौकाल झाड़ रहा हो, बाद में खुद का पोपट मत करवा लेना। फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। सूट वाली औरत ने पूरा तंज कसते हुए कहा। ये सुनकर जीबोड़ा का माथा ठनका। कंपनी में प्रूफ ऑफ फंड्स का नियम तो था, पर वो सिर्फ बहुत ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी हवेलियों के लिए ही लागू होता था। भला वो ये बात सबके सामने कैसे बोलता? ऐसा बोलने का मतलब होता कि वो मेरी 50 लाख की तगड़ी खरीद का सीधा मजाक उड़ा रहा है कि मेरी हैसियत चेक लायक भी नहीं है। वो सूट वाली औरत अपनी बेइज्जती छुपाने और डील नहथिया पाने के चक्कर में ज्यादा ही जहरीली हो रही थी, क्योंकि उसे था कि जीबोड़ा सीधा है और पलटकर कुछ नहीं बोलेगा। मैंने उस औरत को तिरछी नजर से देखा। एक तंज भरी हंसी हंसी और पूरे स्वैग से फोन खोला। फेस आईडी से अपने बैंक ऐप को अनलॉक करने के बाद मैंने स्क्रीन सीधे जीबोड़ा के चेहरे के सामने कर दी। क्या इतना काफी है? जैसे ही उस औरत ने छुपकर झांकने की कोशिश की, मैंने झटके से फोन वापस खींच लिया और बोला, अपने काम से काम रखो। उस औरत के वहां से भयंकर जलील होकर जाने के बाद जीबोड़ा की आंखों में खुशी के असली आंसू थे। वो लगातार हाथ जोड़कर मुझसे बार बार माफी मांगता रहा। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने एकदम बेपरवाह होकर कहा, पर अंदर ही अंदर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। 2 कौड़ी की चालू औरत, क्या तू सच में मेरे इस तगड़े बैग के लायक है? जीबोड़ा पूरे आदर से मुझे बाहर तक छोड़ने आया। टाइम देखा, अभी शाम के 4 भी नहीं बजे थे। जीबोड़ा ने मुझे अपनी गाड़ी से घर छोड़ने की पेशकश की, पर मैंने मना कर दिया और कुछ शॉपिंग करने की सोची। टैक्सी पकड़ी और सीधे पास वाले मॉल के लिए निकल पड़ा। जैसे ही टैक्सी से बाहर कदम रखा, ताजी बेकिंग की एक जादुई महक ने मेरा दिल खुश कर दिया। वो सिटी बेकरी थी और अंदर का माहौल एकदम प्रीमियम और कोजी था। दरवाजा खोलते ही महक और ज्यादा धांसू हो गई। हल्की गर्म लाइट में सजी तरह तरह की पेस्ट्रीज और ब्रेड्स देखकर मुंह में पानी आ गया। मैंने एक ट्रे उठाई और एक अर्ल ग्रे क्रीम बन, एक ब्लैक बीन और पाइन नट चियाबाटा और एक पिस्ता फ्लैट क्रोइसैन रख लिया। इन सभी के नाम इतने ज्यादा हाई फाई लग रहे थे कि मैंने पहले कभी नहीं खाए। सोचा रात की भूख और कल के नाश्ते के लिए एकदम सही जुगाड़ रहेगा। जैसे ही मैं पैसे देने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहां की वर्कर एकदम ताजे गर्मा गर्म एग टार्ट्स और कैनेले लेकर आई। उसने ऐसा गजब का भौकाल बनाया कि मैंने तुरंत दोनों का एक एक पीस ले लिया। सिर्फ इन 5 छोटी चीजों का बिल ही 176 रुपए बना, जिसे देखकर मेरे तोते उड़ गए। मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप अपना पेमेंट कोड आगे किया। मन में सोचा, कोई लोड नहीं, अब तो अपने पास अंधा पैसा है। लड़की बहुत प्यार से बोली, अगर आप ब्रेड फ्रिज में नहीं रखेंगे तो उसे एक ही दिन में खा लीजिएगा। मैं रखने पर 3 दिन चलेगी, पर स्टार्ट का असली स्वाद गर्मा गर्म में ही है। कैनेले ठंडा होने पर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रुई जैसा एकदम सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब लगेगा। गुलाबी एप्रन पहने उस क्यूट सी कैशियर लड़की ने मेरा सामान पैक करते हुए बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे हमेशा से लगता है कि बेकरी में काम करने वाली लड़कियां बहुत ही ज्यादा मीठी और संस्कारी होती हैं। मैंने अपने चेहरे पर सख्त लौंडे वाला रुतबा बनाए रखा, पर मेरे कान लाल हो चुके थे और मैं बस खोकर हाँ में सिर हिला रहा था। सिस्टम मिलने के बाद ये पहली बार था जब मैंने असलियत में कोई 8 रेटिंग वाली कड़क लड़की देखी थी। हाँ, उस कैशियर की सिस्टम रेटिंग 8.1 थी, पर मुझे अंदर से लगा कि मैं अभी भी सिर्फ स्ट्रीपर्स पर ही पैसे लुटा सकता हूँ। अगर मैं अभी इस बंदी से कहूँ कि तुझे 10,000 दूंगा तो वो पक्का मुझे कोई नीच क्रीप समझेगी। मैंने अपने मन में चुपचाप सोचा, और सच कहूं तो मुझमें सरेआम ऐसा करने का बिल्कुल भी तगड़ा जिगरा नहीं था। आगे चलते हुए मैंने वो गर्म एग टार्ट खोला और एक बाइट ली। माल भयंकर गाढ़ा और मखमली था।
पूरे 19 रुपए एकदम वसूल हो गए। इत्तेफाक से पास में ही एक धांसू हाइडिलाओ रेस्टोरेंट था। दरवाजे पर खड़े स्टाफ ने पूरे आदर से मेरा वेलकम किया। सोचा डिनर का टाइम हो ही गया है तो वहीं चलते हैं। यहाँ ये मेरी पहली दावत थी। मैं उनकी सर्विस देखकर पूरा सुन पड़ गया। बैठते ही वो एक छींटों से बचने के लिए एप्रन गरम तौलिए और मुफ्त फल देखकर दिल खुश हो गया। वेटर समझ गया कि मैं पहली बार आया हूं तो उसने पूरे जोश में मुझे तगड़ी सलाह देना शुरू कर दिया। मेरे स्वाद का अंदाजा लगाकर उसने 4 खानों वाला पॉट बताया। क्योंकि मैं अकेला था तो 2 में सादा पानी, 1 में टमाटर और 1 में तीखा सूप डलवाकर साले ने मेरे काफी पैसे बचा दिए कड़क। उसने मुझे यहाँ की स्पेशल झींगा पेस्ट, कुरकुरी ट्राइप और बीफ रोल्स ट्राई करने को बोला, वो भी आधी प्लेट, ताकि मेरा ज्यादा खर्चा न हो। बंदा रापचिक था। जैसे ही टमाटर का सूप उबला उसने ऊपर से झाग हटा दिया। फिर मैंने एक कटोरे में अजवाइन के पत्ते, बीफ के टुकड़े और गर्मा गर्म सूप मिलाया। भाई कसम से स्वाद कतई जहर था। अकेले खाने में मुझे कोई ऑकवर्ड फीलिंग ना आए, इसलिए उस स्टाफ ने मेरे सामने एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय लाके बैठा दिया। डैम, इनका ये जुगाड़ देखकर मेरा तो सिस्टम हैंग हो गया गुरु। जब मैंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो तो वो चुपचाप चले गए। हम जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए ये एकदम असली जीत है। बस शांति से अपनी वाइब में मगन। आज 500 से ज्यादा उड़ाए, खाते में 900 बचे हैं और टैंक की डेली लिमिट अभी आनी बाकी है। कुल मिलाकर 19 हो गए और मैं साला $5 मिलियन के शानदार घर का मालिक बनने वाला हूँ भिड़ू। कल तक मैं एक नल्ला था और आज इतना पैसा देखकर गणित लगाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, एकदम हल्का। इतनी खुशी हो रही थी कि सब नकली लग रहा था। उस रात नहाने के बाद अपने बिस्तर पर आराम से लेटकर मैं अपनी महंगी वाली मिठाई खा रहा था। 59 रुपए की कैनेले खाते हुए मैंने टिकटॉक खोला तो देखा कि मैसेजेस की बाढ़ आई थी। स्ट्रीमर्स मुझे फंसाने के लिए घिसी पिटी मीठी बातें भेज रहे थे और जलने वाले लुक्खे मेरे भौकाल दिखाने पर मुझे गालियां बक रहे थे। मैं कब से इतना अमीर हो गया कि हेटर्स भी मिलने लगे। 10 मिनट तक टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम्स देखी, लेकिन एक भी धांसू लड़की नहीं मिली जो मेरी वाइब से मैच करे। वो लंग चिंगच्यू लाइव क्यों नहीं आ रही थी? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्या ही बात है। तभी वीचैट का नोटिफिकेशन बजा, लंग चिंगच्यू जीजी आज गेम खेलोगे क्या? मैंने तुरंत उस बंदी को मैसेज चिपकाया, हाँ जरूर, लेकिन तू आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही है क्या? बोल लंग चिंगच्यू, मेरे पास पैसे आ गए हैं इसलिए अब स्ट्रीम करने का कोई मूड नहीं है। कल तेरे साथ खेलने के बाद ही मैंने लॉग ऑफ कर दिया था। पता चला कि वो कॉलेज शुरू करने वाली है। उसको एक तगड़ा गेमिंग पीसी खरीदना था, लेकिन जब उसके घर वालों ने सुना कि साला 10,000 का खर्चा है सिर्फ गेम खेलने के लिए तो उन्होंने सीधा उसका बजट 5,000 पर रोक दिया। इसलिए उसने सोचा कि वो स्ट्रीम शुरू करेगी, कुछ अकाउंट्स बूस्ट करेगी और बाकी पैसों का जुगाड़ खुद कर लेगी। सही लंग चिंग चिव जी जी, कल तुमने मुझ पर 10,000 उड़ाए थे, क्या मैं उसका आधा हिस्सा कैश निकाल सकती हूँ? मेरे पापा ने मुझे 5,000 दिए हैं और मेरी अपनी बचत मिला के अब मेरे पास पूरे पैसे हो गए हैं, इसलिए अब और लाइव आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने एक प्यारा सा वॉइस नोट भेजा, जी जी तुमने इतने सारे पैसे दे दिए सच में यार, और हमने तो ढंग से गेम भी नहीं खेला था। टेंशन मत लो, अब से मेरी जो भी रैंक होगी तुम्हारी भी वही होगी। हम दोनों एकदम टॉप लेवल के बनेंगे, भौकाल मचाएंगे। उसकी बातें सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। सच में दिल का साफ होना ही असली जादू है। ये कम उम्र की लड़की उन चालाक औरतों से लाख गुना बेहतर है, कतई जहरबंदी है। जीजी के पास फालतू पैसा है और भौकाल दिखाना पसंद है। मैंने कल ही कहा था कि वो एक तोहफा है, तो बस रख ले चल, अभी तुरंत लाइव आ जल्दी। कुछ मिनट बाद स्ट्रीम पर आवाज आई, जीजी का स्वागत है। अगले ही सेकंड पूरी स्क्रीन फिर से महंगे गिफ्ट्स के एनिमेशन से फटने लगी। लेवल 33 वाले मेरी आईडी ने कार्निवल गिफ्ट किया 3 बार और 38 बार स्टारी नाइट भेजा, जिससे मेरा लेवल 33 से सीधा 35 हो गया। 3 कार्निवल का मतलब 9,000 का सीधा खर्चा सिस्टम फाड़ दिया एकदम, और 38 स्टारी नाइट्स का 1180 कुल मिलाकर 10,000 से थोड़ा सा ऊपर बना, जिससे मेरी डेली लिमिट का पूरा सही इस्तेमाल हो गया। भले ही वो लड़की मेरी वाइब से पूरी तरह मैच कर रही थी, लेकिन मैं अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं उड़ाना चाहता था। उधर लियू रुयान के दूसरे अकाउंट ने इसको फॉलो किया था कर रखा था, तो उसको तुरंत नोटिफिकेशन चला गया और वो एन मौके पर स्ट्रीम में घुस गई। बस वो बड़े एनिमेशन देखने के लिए लंग चिंगच्यू बोली, अरे जीजी फिर से इतने सारे? लंग चिंगच्यू घबराकर बोली, जीजी फिर से इतने बैग्स क्यों लुटा रहे हो? मैंने बस टशन में रिप्लाई किया, चिलकर बस कुछ सितारे ही तो गिरा रहा हूँ। अपनी स्क्रीन देखते हुए उधर लियू रुयान गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। लंग चिंगच्यू नखरे दिखाते हुए बोली, जीजी जल्दी लॉग इन करो, तुम हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो। मैं साला ऑनलाइन तो खूब चिकनी चुपड़ी बातें कर लेता हूँ, लेकिन असल जिंदगी में लोगों के सामने मेरी फट के हाथ में आ जाती है, सच में कसम से। लंग चिंगच्यू जैसी मासूम बंदी के आगे मेरा सख्त लौंडा पिघल गया और मजे लेने का कीड़ा जागा। 10,000 के डोनेशन से एक झटके में उसकी वॉचिंग आसमान छूने लगी। व्यूअर्स लगभग 1,000 पहुंच गए और उसके फॉलोअर्स भी 300 से ज्यादा हो गए। मैंने हमेशा की तरह पहले मैच के लिए याओ को ही चुना, क्योंकि मुझे एकदम चिल होकर खेलना पसंद है। लेवल 4 होते ही मैं उसके सिर पर सवार हो गया। 20 स्टार वाली ऐसी लॉबी में टीम वाले याओ का प्रोविंशियल बैच देखकर आमतौर पर ज्यादा कुछ फालतू नहीं बोलते हैं मेरे प्यारे गुरु, लेकिन इस गेम में दोनों एडीसी आपस में भिड़ गए और हमारा गोंगसुन ली सोलो मारा गया। नूब कहीं का औकात ही नहीं थी उसकी। मरते ही वो नल्ला बुरी तरह भड़क गया। गोंगसुन ली हमारा जैंगलर आखिर क्या छक मार रहा है? इस रैंक में याओ को कौन चुनता है बे? इससे पहले कि मैं उस चिरकुट को गालियां लिखकर तगड़ा रोस्ट करता, किसी ने लिखा, सोलो मरने वाले नूब तेरे मरने का याओ से कोई लेना देना नहीं है, अपना फालतू का रोना एकदम बंद कर दे। गोंगसुन ली ताना मारते हुए बोला, ओहो तुम बहुत बड़े प्रो हो ना, तो जाओ अकेले खेलते रहो, मैं तो चला एएफ के होने भाड़ में जाओ सब। गाओ जियान ली बोला, तेरे रहने या न रहने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, विडू लोग लड़ो मत, मैं नीचे मदद को आ रहा हूँ। हमारा मिड लाइनर हर हाल में मैच जीतना चाहता था। उसने अपनी वेव क्लियर की और तुरंत नीचे जाकर मौका देखते ही अपने साथियों को अटैक करने का पिंग दे दिया कसम से। अल्टीमेट मारकर घुसा तो देखा कि वो एकदम अकेला था। गाओ जियान ली ने गोंगसुन ली को मार दिया।
लेवल 6 पर जिंदा बचकर बेइज्जती करवा ली। गाओ, जियानली चिल्लाया। अगर तू एक बार भी आगे आ जाता ना तो वो किल पक्का तेरा ही होता, फट्टू कहीं के एकदम डरपोक इंसान। ये बंदा जानबूझकर गेम खराब कर रहा है, इसकी लेन में जाना बंद करो। उधर मैं लंग चिंग के सिर पर बैठकर आराम से अपनी ब्रेड खाकर एकदम फ्री हुआ था बॉस। हाथ खाली होते ही मैंने टाइप किया, मैं तो बस सपोर्ट खेल रहा हूं, तू कैरी नहीं कर सकता, पर मरने में सबसे आगे है। क्या भसड़ है ये, तू तो AFK होने वाला था, फिर अभी तक हिल क्यों रहा है? रिपोर्ट होने से फट गई, क्या इतना फट्टू क्यों है? कुछ क्रेडिट स्कोर भी कुर्बान नहीं कर सकता क्या लुखे? अकेले पिटकर मरना ही तेरी किस्मत है। पनौती कहीं कि आज मेरा मूड सिर्फ रोस्ट करने का था, पर जा तुझे छोड़ दिया गाओ जियानली। एकदम खुश होकर बोला, भाई क्या धोया है गुरु, मजा आ गया। मैंने लगातार 7-8 मैसेज पेले, लेकिन उस नल्ले ADC ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने तुरंत स्कोरबोर्ड खोलकर चेक किया असली माजरा क्या है वे। और सच में गुंगसुन ली का माइक ब्लिंक कर रहा था। मुझे सुनने की जरूरत भी नहीं थी कि वो गालियां बक रहा होगा। मैंने सीधा एक क्लिक से रिपोर्ट मारा। सिस्टम का मैसेज आया कि प्लेयर तांग डिंग झेन को भयंकर गाली गलौज करते हुए पकड़ा गया है। उसके 10 स्कोर काटकर उसे 560 घंटों के लिए म्यूट किया। इतने लंबे समय के लिए म्यूट कर दिया, क्या लूजर है कसम से। हम तो गेम चैट में भी नहीं थे, वो अकेले ही खुद से भड़क कर अपनी खोपड़ी सटका रहा था एकदम जोकर। अगले ही सेकंड वो छपरी दुश्मन के टावर में घुसकर जानबूझकर मर गया और फिर बेस में चुपचाप खड़ा हो गया। हंसी आ गई देखकर, ये चिरकुट तो गुस्से में अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा है सच। मैं तो बस इस तमाशे के मजे ले रहा था, वैसे भी ऐसे नूब का AFK रहना ही बेहतर है। लंग चिंग पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, इसके बिना हम और जल्दी जीतेंगे पक्का। तभी वो मुझे दुश्मन के जंगल में रेड बफ वाली झाड़ी में छिपाने ले गई, क्योंकि दुश्मन के मिड लेनर के आने का यही इकलौता रास्ता बचता था गुरु। और सच में वो चालाक प्लेयर दबे पांव आया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई यहाँ घात लगाए बैठा होगा। जैसे ही झाड़ी चेक की, 2 हट्टे कट्टे मर्दों ने उस पर सीधा धावा बोल दिया। बेचारी की ऐसी हवा टाइट हुई कि उल्टे पांव फ्लैश मार दिया। लंग चिंग ने मक्खन की तरह अपना कॉम्बो मारा और उसका काम तमाम कर दिया। भाई उसके बाद तो हम हर झाड़ी से भूतों की तरह निकलते रहे और उनके मेन प्लेयर्स को पेलते रहे। हमने पक्का किया कि टीम फाइट में उनके सिर्फ 4 ही बंदे जिंदा बचे। 10 मिनट में उनका इनहिबिटर तोड़ा और 12 मिनट में सीधा नेक्सेस उड़ा दिया। बूम गेम बजा दिया उनका एकदम बुरी तरह से। लगातार 10 मैचों की शानदार जीत हमारी झोली में आ गई। उधर लियू रुयान आज कैरी सेशंस नहीं ले रही थी, बल्कि वो अकाउंट्स बूस्ट करवा रही थी दूसरे गिल्ड्स के साथ। तभी उसकी स्क्रीन पर हार का बड़ा सा धब्बा छप गया। उसकी टीम का ADC कुछ बोलना चाहता था, पर कट लिया। लियू रुयान, मुझे अचानक याद आया मैं लाइव हूं। मैंने उसे संदेश भेजा, आज तू सही नहीं खेल रहा, थोड़ा आराम कर ले। मैंने जो ये खाता लिया है उसका जीतने का रेट मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा गेम बंद कर दिया स्ट्रीम पर, सबको जल्दी से अलविदा बोला और वहां से कट ली। मैंने अपना वो एकदम सस्ता वाला प्लास्टिक का लाइटर बाहर निकाला और उसे जलाया। मेरा असली नाम लियू रुयान ही है। मेरे होंठ एकदम पतले हैं और उनका रंग काफी फीका सा है। मैंने बस अपने उन फीके होंठों के बीच आराम से एक जलती हुई सिगरेट दबा ली। मेरा वो चेहरा जिस पर हमेशा एक कड़क भौकाल रहता था, जो काफी सुंदर है, उस पर अचानक हल्की सी उलझन दिखने लगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तरफ वो रईस बाप की औलाद था जिसे जेब खर्च मिलता था, जो खुद पैसे नहीं कमाता था। दूसरी तरफ वो बवाल इंसान था जो एक झटके में हजारों रुपए उड़ा देता था। शुरुआत में मैं बस पार्ट टाइम स्ट्रीम करके मोटा पैसा छापना चाहती थी। मुझे सिर्फ माल चाहिए था, इसलिए मैंने बिना सोचे उस सबसे अमीर वाले बंदे चुई को ही चुना। लेकिन अब साफ हो गया था कि मेरी किस्मत के तोते उड़ गए। ये चेन मेरी सोच से भी ज्यादा रईस था। मैंने पूरी रात उस लड़की की स्ट्रीम में छुप कर ही निकाल दी। उस लड़की की लड़कों जैसी आवाज सुन सुनकर खुद को ही सजा दे रही थी। मैं लगातार देख रही थी कि वो बिना पलक झपकाए महंगे गिफ्ट्स एकदम मजे में फेंक रहा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लैंग छिंची लड़की किसी कठपुतली की तरह नाच रही थी। ये चेन ने अपना पैसा क्यों छुपाया? क्या मेरा इम्तिहान लेने के लिए? खैर, उसे अपना जवाब मिल गया। मैं सच में एक अच्छी इंसान बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो सिर्फ उसके पैसे से ही मतलब था। बस ऑनलाइन मुस्कान बेचने वाली एक और लड़की। मैंने खुद पर हंसा। तभी वीचैट पर एक मैसेज आ गया। वो चुई का ही मैसेज था। उसने लिखा था कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे शहर घूमने आ रहा हूँ, चलो मिलते हैं। सच बताऊं तो अमीर बंदे को फंसाकर पैसा निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। मैंने उस पर बस एक नजर डाली और अपना फोन दूर फेंक दिया। मैं जवान और काफी सुंदर थी, तो बहुत लड़के मेरे पीछे पागल रहते ही थे। सड़क पर चलते हुए बड़े अमीर लोग मेरा वीचैट नंबर मांगते थे। यहाँ तक कि उम्रदराज बुड्ढे भी मुझे बड़े गंदे इशारे करते थे। लेकिन मुझे याद आया जब मैं बस 10 साल की थी, कैसे मेरी अपनी माँ ने एक अमीर बुढ़ा फंसाया था, फिर अपने पति और बच्ची को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई थी। ये सोचकर ही मुझे एकदम भयंकर घिन आती थी। मेरी वो माँ कतई जहर लगती थी, एकदम बला की खूबसूरत और लंबी भी, वरना वो किसी इतने बड़े रईस इंसान को कभी नहीं फंसा पाती। मैं भी दिखने में एकदम उसी जैसी हूँ, लेकिन मैंने कसम खाई थी मैं उस औरत जैसी कभी नहीं बनूंगी। मुझे छोटे फायदे के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना था। शुरू में सब कुछ बढ़िया था। मेरे पापा पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और मैं अपनी पढ़ाई में एकदम जी जान लगाती थी। मैं अपनी क्लास में हमेशा टॉप पर रहती थी। हम गरीब जरूर थे, लेकिन बहुत खुश थे। लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। मेरी फीस भरने के लिए पापा 2 जगह काम करते थे। एक रात जब वो पूरी तरह से थककर घर आ रहे थे तो वो गिरे और सीढ़ियों से गिरकर उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। हमारे पास अस्पताल के उस पागल कर देने वाले बिल और इलाज का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे बीच में स्कूल छोड़ना पड़ा। अब मैं भी 2 जगह काम करती हूँ, दिन में मजदूरी और रात में स्ट्रीम करके गेम अकाउंट्स बूस्ट करती हूँ। मैंने खुद को एकदम आखिरी हद तक धकेला। खुद को इतना घिसने के बाद भी मैं सिर्फ जिंदा बची हूँ।
पापा के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा था और मैं उन्हें सबसे बढ़िया वाला महंगा इलाज देना चाहती थी। क्या सच में आखिर में मुझे अपना शरीर बेचना ही पड़ेगा? क्या मुझे वही नीच औरत बनना पड़ेगा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी? बस बीते इन 3 दिन के अंदर ही चुई ने मुझे फोटो भेजने या वीडियो कॉल करने के लिए कई बार गंदे इशारे किए थे, लेकिन मैंने उसे हर बार मना किया। इसी वजह से मुझे पछतावा हुआ। ये चेन शुरुआत से ही पूरे 2 महीने तक मेरे साथ था और उसने एक बार भी मुझसे कभी कोई फालतू या घटिया डिमांड नहीं की थी। उसके साथ गेम खेलने में मुझे सच में बहुत सुकून मिलता था। पिछले कुछ दिनों से गेम खेलते हुए मैं चुपचाप उस दूसरी लड़की की स्ट्रीम में बैठकर सब कुछ देख ही रही थी। ये चेन को उस लड़की के साथ मजे मारते देखकर मेरी खोपड़ी सटक गई। मेरा गेम प्ले एकदम कबाड़ा हो चुका था। चुई और बाकी टीम वाले पहले ही भड़क रहे थे। मैं साफ महसूस कर सकती थी कि चुई के सब्र का बांध टूट रहा है। अगर मैंने इस बार भी उससे असल जिंदगी में मिलने से साफ मना कर दिया तो मुझे पक्का लग रहा था कि मैं इस अमीर मुर्गे को हमेशा के लिए खो दूंगी। अगर नौबत यहाँ तक आ ही गई है कि मुझे अपना शरीर बेचना पड़े, तो क्या मैं अपनी इज्जत भूल कर वापस ये चेन के पास जाऊं? क्या वो मुझे वापस अपना लेगा? हमारे साथ बिताए वक्त से मैं आराम से कह सकती हूँ कि वो बंदा मन ही मन मुझ पर लट्टू था। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और मुझे पैसा बहुत पसंद भी है। किसे नहीं होता भाई? पैसे कमाना कोई शर्म की बात नहीं होती। बिना पैसे और डिग्री के मेरे पास सिर्फ मेरा जवान और हसीन शरीर ही तो बचा था। मैंने एक ठंडी सी हंसी हंसकर अपनी सिगरेट कुचल दी। फिर मैंने अपनी पिन की हुई वीचैट चैट खोली और एक वॉइस नोट भेज दिया। ये चेन, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरी आवाज़ एकदम मीठी और आशिकाना थी। मुझे अपना जादू चलाना आता था। ये चेन जैसे मेरे पास उस लियू रुयान के नखरे सहने का फालतू टाइम रखा था। भाई, आज इस जादुई सिस्टम के साथ मेरा तीसरा दिन है और सिर्फ 20 साल की इस कम उम्र में ही मैं अपना खुद का एक शानदार फ्लैट खरीदने वाला हूँ, वो भी इस एस सिटी जैसे सबसे महंगे और रापचिक इलाके में। मैं फुल पॉजिटिव वाइब और एकदम कड़क मूड के साथ झकास तैयार हो गया। शीशे में अपना गोल मटोल सा चेहरा भी मुझे आज काफी हैंडसम लग रहा था। मैं पूरे 10 मिनट पहले ही आराम से हाउसिंग ब्यूरो पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेचने वाला वो कपल मुझसे पहले वहां आ जाएगा। जब एजेंट जी बोडा ने मुझे खरीदार बताकर मिलवाया तो वो दोनों मुझे देखकर एकदम हक्के बक्के ही रह गए। भाई, सच कहूं तो मैं अभी भी दिखने में एकदम छोटा बच्चा ही लगता हूं। नमस्ते छोटे मालिक, ये हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारा ये फ्लैट इतना ज्यादा पसंद आ गया है। क्या आप पक्का इसे एक बार खुद जाकर नहीं देखना चाहते? उस आंटी ने बहुत प्यार से पूछा, क्योंकि एजेंट ने उन्हें बताया था कि मैंने बिना देखे ही पूरा कैश दे दिया है। उन्हें मन ही मन डर था कि कहीं मैं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। अगर एजेंट ने कसम खाकर मेरे पैसों की पूरी गारंटी न ली होती तो शायद वो लोग आते नहीं। मैंने भी बड़े भौकाल में कहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने सारी फोटो और वीडियो अच्छे से देख ली है, सीधा पेपर लाओ, साइन करवाओ। ये वाला फ्लैट मेरे लिए एकदम सही समय, सही कीमत और सही साइज के साथ मार्केट में आया था। मुझे पूरा यकीन था कि ये बिल्कुल वही कड़क जगह है जो सिस्टम ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाई है। वो औरत मन ही मन पूरी तरह हैरान थी। वो खुद भी करोड़पति थे, लेकिन वो भी इस शहर में सब्जी की तरह ऐसे प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। भाई, ये पूरे 50 लाख का नकद मामला था, वो भी एकदम सामने साइन करने के बाद। जैसे ही मैंने पैसे भेजे और रजिस्ट्री का सारा लफड़ा पूरा किया तो सब एकदम सेट हो ही गया था। फिर उस अंकल ने बहुत प्यार से कहा, छोटे मालिक, ये अपना प्यारा सा घर आपको बेचकर मेरे दिल को सच में बहुत सुकून मिला ही है। असल में ये घर मैंने अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए बनाया था। मैंने इसके डिज़ाइन पर महीनों लगाए और मेरी पत्नी ने हमेशा खड़े होकर रेनोवेशन का सारा काम संभाला था। इस घर की टाइल्स और इसके शानदार फर्नीचर के लिए हमने न जाने मार्केट के कितने चक्कर काटे थे। सच कहूं तो इस फ्लैट में हमारी पूरी जान और सारा प्यार बसा है। हमारी आत्मा जुड़ी है इस घर से। वो औरत हल्की सी शान दिखाते हुए बोली, मेरे पति एक बड़े डिज़ाइनर हैं, उन्होंने ही इस घर को मेहनत से सजाया ही है। मुझे ये वाइब बहुत कड़क लगी। मैं अभी इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला। मेरी बात सुनकर अंकल और भी ज्यादा पिघल गए और बोले, ये सुनकर हमारे दिल को बहुत तसल्ली मिली ही है। फिर वो लोग जाने के लिए खड़े हुए। उस आंटी ने अपना पर्स उठाया और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस सख्त औरत की आंखों में अपने पति के लिए बहुत प्यार था। उन दोनों का रिश्ता सच में बहुत प्यारा था। मैं उन्हें जाते हुए बस एकटक देखता रह गया। मुझे अचानक याद आया कि मेरी माँ ने पापा को कभी ऐसे प्यार से नहीं देखा था। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत सालों तक स्कूल की एक खड़ूस टीचर रही थीं। उनका मिजाज हमेशा से एकदम सख्त और तानाशाही वाला था। उनकी बस एक ही रट होती थी, मेरी बात मानो वरना पतली गली से निकल लो। जबकि मेरे सीधे साधे पापा घर संभालते थे और छोटी बातों पर भी बहुत डर जाते ही थे। उन्होंने कभी किसी के सामने अपनी राय नहीं रखी। लेकिन अब मेरे पास बड़ा फ्लैट है, मैं रोज अंधा पैसा छाप रहा हूँ। क्या इससे पापा की सोच कभी बदलेगी? क्या वो मेरा साथ देंगे? मैंने अपना सिर हिलाया, क्योंकि मुझे इस बात का जरा भी भरोसा नहीं था। फिर मैंने फालतू सोचकर अपना मूड और कड़क वाइब खराब करना बंद किया। भाई, ये एजेंसी सच में बहुत फास्ट थी। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में घर के कागज दे दिए। उस लाल और सुनहरे पेपर की चमक मेरी आंखों में चुभ रही थी। पिछले कुछ दिन मेरे लिए एकदम किसी अजीब सपने जैसे लग रहे थे, लेकिन अब मेरे बैंक ऐप के वो सारे के सारे जीरो सच में मेरे हाथों में भारी और एकदम असली लग रहे हैं। मैंने जिबोटा को अपने साथ आने से मना कर दिया था, फिर भी उसने मेरे लिए कैब बुक कर दी और पूरे मजे में हंसते हुए बोला, नई जगह के लिए बधाई हो छोटे मालिक। वो बोला कि अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे सीधा बताना। मैं जोफांग युआन की बिल्डिंग 6 की 16वीं मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट से सीधा बाहर निकला। बाहर निकलते ही मुझे तुरंत दाईं तरफ अपना नया दरवाजा दिख गया। वो हल्के हरे रंग का दरवाजा एकदम ही ताज़ा और बहुत ज़्यादा कड़क प्रीमियम वाली वाइब दे रहा था। मैंने स्मार्ट लॉक में अपना कोड डाला। अंदर 3 स्क्वायर मीटर के रास्ते में एक इनबिल्ट जूतों का कैबिनेट था, जिसके सारे खाने अलग अलग साइज के बने हुए थे।
वो बड़े बूट से लेकर चप्पलों तक के लिए एकदम सही था और उसमें आराम से 30 जोड़ी जूते आ सकते थे। कैबिनेट के ऊपर की जगह छोटी सजावट के लिए मस्त थी। एंट्रेंस के बाईं तरफ एक भारी बाथरूम था जिसमें सूखा और गीला हिस्सा अलग था। साथ ही एक स्मार्ट टॉयलेट, एक बाथटब और एक कड़क एलईडी वाला शीशा लगा था। वहां की वैनिटी एकदम ताज़ा एवोकाडो जैसे हरे रंग की थी, जो आधी दीवार के पेस्टल गुलाबी और हरे रंग की पैटर्न वाली टाइल से मैच कर रही थी। पूरी वाइब बहुत बवाल थी। लिविंग रूम में फर्श से लेकर छत तक बहुत ही बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी जिनसे एसयू कैंपस का एकदम साफ नजारा दिख रहा था और साइड में एकदम हल्के पर्दे टंगे थे। ये पर्दे प्राइवेसी तो बनाए रखते थे लेकिन फिर भी सारी नेचुरल रोशनी अंदर आने देते थे। फिर मैं अपनी नई किचन में गया जहां कस्टम माचा रंग के बहुत भारी कैबिनेट और एकदम मजबूत क्वार्ट्ज के काउंटरटॉप लगे हुए थे। वहां पहले से ही एक बहुत स्लिम चिमनी हुड लगा था और डिशवॉशर के लिए एक खाली जगह छोड़ी गई थी। तो मैंने अपना फोन निकाला और फटाक से एक शॉपिंग लिस्ट बनानी शुरू कर दी। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, रोबोट, वैक्यूम क्लीनर और कुछ पौधे। इसके बाद मेरी लिस्ट में मास्टर बेडरूम की बारी थी जिसके लिए मैं पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वहां की मेन लाइट एक फूलों वाला क्रिस्टल का झूमर था जो पूरे घर से मैच कर रहा था, बस उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग और छोटा था। उसमें एक बालकनी भी थी जिसका नजारा एकदम कतई जहर था। क्षितिज पर सीधा समंदर दिख रहा था। ये सब देखकर लगा कि वो जिबोटा सच में सही था। कोई भी लौंडा इस जगह को सामने से देखकर कभी मना नहीं कर सकता था। अब डिनर का टाइम हो रहा था। मैंने पास के बड़े मॉल में जाने का प्लान बनाया और खाने के साथ कुछ जरूरी सामान भी खरीदना था। फिर खाना खाने के बाद मैंने एक वॉशर ड्रायर कॉम्बो, 2 सेट गर्मियों के बिस्तर के कपड़े और अपने लिए एकदम कड़क नए पजामे भी खरीद लिए थे भाई। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट खुशबूदार बॉडी वॉश सेट, स्नैक्स और रोजमर्रा का थोड़ा फालतू सामान भी लिया। इस पूरी भसड़ में मेरा टोटल बिल 26,000 का बन गया था भाई। और ये बिल भी तब पास हुआ जब मैंने हड़बड़ी में लॉगिन करके एक क्यूट सी स्ट्रीमर को तगड़ा गिफ्ट दे मारा, वरना मेरा कार्ड तो सीधा डिक्लाइन ही हो जाता। इतना ज्यादा पैसा भरते हुए मेरे दिल में दर्द हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि मैं 3 दिन से भी कम टाइम में ये सारा पैसा फिर से छाप लूंगा, मैं तुरंत नॉर्मल हो गया। फिर मैंने टेक्नीशियन को 2 दिन बाद वॉशर और ड्रायर इंस्टॉल करने बुला लिया। बाकी सारा सामान अपनी नई जगह पर पटक कर मैं अपने पुराने किराए वाले घर वापस आ गया। मैंने सोचा कुछ दिन रुककर थोड़ा और पैसा छापता हूं और जो भी जरूरी सामान चाहिए वो सब खरीद ही लूंगा और उसके बाद ही ऑफिशियली यहाँ शिफ्ट होऊंगा। जिंदगी में थोड़ी एस्थेटिक वाइब भी होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता था कि नए घर में सब नया हो। मस्त नहाने के बाद खुशबूदार पजामे पहनकर खुशबूदार चादरों पर सोते हुए और वो भी $5 मिलियन के इतने भारी अपार्टमेंट में लेटकर मुझे एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी कितनी तगड़ी होने वाली है। अगले कुछ दिनों में उस लियू रुयान ने मुझे एकदम पागलों की तरह बहुत सारे वॉइस नोट भेजे थे। पहले वो दिन में एक बार मैसेज करती थी, फिर सुबह शाम और फिर बिना नागा सुबह दोपहर रात को भी वो मेरी लिमिट टेस्ट कर रही थी। और ये देख कर कि मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया है। लियू रुयान अंदर ही अंदर बहुत खुश और थोड़ी चौड़ी हो रही थी। उसे लगा ब्लॉक नहीं किया मतलब नफरत नहीं करता, और नफरत नहीं करता मतलब उसके पास अभी भी चांस है। लेकिन 2-3 दिन तक मैसेज सीन करके इग्नोर मारे जाने के बाद लियू रुयान जैसी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की की भी हवा टाइट होने लग गई थी और वो घबराने लगी। मेरे टिकटॉक अकाउंट का लेवल ऊपर जाते देख और ये जानकर कि मैं दूसरी लड़कियों पर भारी पैसा उड़ा रहा हूँ, टेंशन से उसका पूरा माथा ठनक गया था। वो अभी कंस्ट्रक्शन साइट से वापस आई थी और अपने पसीने वाले कपड़े उतारकर नहाने चली गई। 2 जगह काम करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था और आज रात उसका एक नया मिशन था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो आज रात छुट्टी लेगी और अपनी स्ट्रीमिंग भी नहीं करेगी। इसके बाद वो शीशे में सेल्फी लेने वाले ट्यूटोरियल देखने बैठ गई। फिर वो अजीब तरह से शीशे के सामने प्रैक्टिस करने लगी और सबसे कड़क फोटो चुनकर उसने वीचैट खोला, प्राइवेसी में सिर्फ मुझे दिखाने की सेटिंग लगाई और बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा पोस्ट पर टैप कर दिया था। सिर्फ उसके एकदम लाल कान ही बता रहे थे कि वो असल में कैसा फील कर रही है। और चुपचाप इंतजार करते हुए फाइनली उसके मोमेंट्स वाले टैब पर एक लाल रंग की तगड़ी नोटिफिकेशन का बैज आ गया था। उसने उसे क्लिक किया। हे भगवान, वो यी चिन था। कुछ मिनट पहले लेंग छिंगछू बिजी थी, स्ट्रीम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं एकदम बोर होकर टिप देने के लिए किसी नई स्ट्रीमर को शिकार बनाने के लिए ढूंढ रहा था। अपने मोमेंट स्क्रॉल करते हुए अचानक से मेरी फीड पर एक कतई जहर और बवाल फोटो सामने आई। उस हल्की और गर्म रोशनी में लंबी पतली उंगलियों ने एक फोन को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। भाई, तुम सिर्फ एक शार्प जॉलाइन और कसकर दबाए हुए होंठ देख सकते थे जो एकदम किसी बॉस वाली ऐसी तगड़ी वाइब दे रहे थे जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस स्क्रीन का सबसे ज्यादा हिस्सा नीचे की टोन वाली शहद के रंग की बॉडी ने लिया हुआ था, जिसे पहली नजर में देखते ही किसी का भी दिमाग सुन्न हो जाए और वो शर्मा जाए। उसे देखकर मैं सिर्फ हैरान ही नहीं था बल्कि गुस्से से अपने दांत भी पीस रहा था। ये सब सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला स्यापा था। ये लियू रुयान पिछले 4-5 दिन से मुझे फोटो भेजकर फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं वॉइस नोट सुनता था पर रिप्लाई नहीं करता था, बस मजे से उसका सारा अटेंशन फ्री में खा रहा था। भाई, लियू रुयान ने पहले मेरे साथ जो किया उसे सोचकर पहले तो मेरा उसे जान से मारने का मन कर रहा था, लेकिन शायद अब मैं अमीर हो चुका हूँ। मेरे पास अब अरबपति सिस्टम है और 5 मिलियन का भारी अपार्टमेंट भी है। हर दिन क्यूट लड़कियां मेरे साथ गेम खेलती हैं और मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाती हैं। ऊपर से टिप देने पर रोज टैंक मिलता है। इस सबसे मेरा दिमाग ही बदल गया। मैंने उन्हें अपने मजे के लिए एकदम फालतू एनपीसी की तरह समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ एक बॉस है और एक बूस्टर और हमारा रिश्ता सिर्फ पैसे के लेन देन का है। तो अगर लियू रुयान किसी अमीर बॉस के तलवे चाटना चाहती है तो ठीक है, ये बात समझ आती है, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। जब मैं उसके लिए सिम्प कर रहा था, उसे गिफ्ट देने के लिए मैं सूखी मैगी खाता था और वो हमेशा मुझे इग्नोर मारती थी। पर अब जब मेरे पास पैसा आ गया है तो वो एकदम टॉक्सिक होकर खुद को मेरे ऊपर पूरी तरह से फेंक रही है।
मैं समझ गया था कि वो असल में किस तरह की घटिया इंसान है। भले ही वो रोज वॉइस नोट भेजकर मुझे रिझाने की कोशिश करे, पर मैंने कसम खा ली थी उस पर फूटी कौड़ी नहीं उड़ाऊंगा भाई। लेकिन जैसे ही मैंने मोमेंट्स पर वो कतई जहर वाली फोटो देखी, मैं वहीं पिघल गया। ये छपरी लड़की मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। अगर मेरे पास ये अरबपति वाला सिस्टम ना होता तो मुझे 100% यही लगता कि ये कोई मुझे कैटफिश करके बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन भले ही वो टॉक्सिक है, सिस्टम ने उसकी खूबसूरती को 833 पर वेरीफाई किया है। ऊपर से वो हाथ जिन्हें मैं 2 महीने से गेम खेलते हुए देख रहा था, बिना किसी शक के ये पक्का लियू रुयान की ही असली फोटो थी। मैं कंफ्यूज था, अगर मैंने उसे आसानी से माफ किया तो क्या वो खुद को डेढ़ शाना नहीं समझने लगेगी। मैंने सोचा, फिर डिसाइड किया, जो भी हो हम डेट थोड़ी कर रहे हैं, और एक कमेंट चिपका दिया भाई, जिसे पता है कि क्या चल रहा है वो पहले से ही मेरे इनबॉक्स में है। लियू रुयान का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये वाला कमेंट देखकर वो एकदम रिलैक्स हो गई थी। वो खुद को थोड़ी शानी समझने लगी और सोचने लगी कि ये आदमी कितने बेवकूफ़ होते हैं। फिर उसने बहुत मासूम बनने की एक्टिंग करके एक वॉइस नोट भेज दिया। लियू रुयान, तुमको खुश करना बहुत मुश्किल है। यी चेन, तुम बस मजे ले रहे हो क्या? तुम अभी भी इस बात से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो क्या? किसी भी इंसान की लिमिट एक एक कदम करके ही तोड़ी जाती है। लियू रुयान तो पहले अपने शरीर के बाल काटने वाली पूरी शर्मिंदगी को एकदम ही भूल चुकी थी। उसे तो बस अब फाइनली मुझे फंसाने की खुशी और एक्साइटमेंट फील हो रही थी। तो यीचेन अपनी फेवरेट स्ट्रीमर को ऐसे ट्रीट करता है, ये आदमी सच में पूरा पैसा डिजर्व करता है। मैंने सिर्फ उसका एटीट्यूड तोड़ने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन उस फोटो के बारे में सोचकर मेरा माथा ठनका। उसने पक्का वो फोटो कई लौंडों को भेजी होगी। जितना सोचा उतना ज्यादा भयानक गुस्सा आया। हाँ यार, मैं अंदर ही अंदर उस पति की तरह सुलग रहा था जिसका अभी अभी कट गया हो। मैं गालियां बक रहा था। लियू रुयान से निपटते हुए मेरा दिमाग एकदम दही हो गया। मैं अपनी जहरीली सोच को रोक नहीं पा रहा था। लियू रुयान एकदम सुन्न पड़ गई, उसकी सारी खुशी झटके में गायब हो गई और उसका दिल बुरी तरह से बैठ गया था। उसने अपने होंठ कसकर दबा लिए और एक और वॉइस नोट भेज दिया। लियू रुयान बोली, तुम मानो या मत मानो, मैंने वो किसी और को बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। मोमेंट्स का स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा, तो क्या इसका मुझे दिखाने का क्या मतलब है? लियू एकदम से भड़क गई और उसने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकाल दी थी यार। लियू बोली, तुम्हें दूसरी औरतों पर पैसे लुटाते देखकर मुझे बहुत जलन होती है। मैं जोर से हंसा और वापस वॉइस नोट भेजा। क्या तुम्हें लगता है कि एक अकेली फोटो मुझे वापस आकर तुम्हारा कुत्ता बना देगी? मुझे डर है कि अगर मैंने पैसे फेंके तो तुम मुझे फिर से म्यूट कर दोगी और वो मेरा भारी पोपट होगा ना। ये बात छेड़ने से उसे अपनी गिल्टी का एहसास हुआ। उसने दांत पीसे और जैसे खोने को कुछ नहीं था वो एकदम बोली, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, वीडियो कॉल करो, मुझे अपनी शक्ल देखने दो। मैं बदसूरत लड़कियों के आगे पीछे नहीं घूमता। लियू एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे राहत भी बहुत ज्यादा महसूस हुई, पर अंदर ही अंदर वो निराश भी थी। उसे लगा, मैं कुछ और ही गंदी चीज मांगूंगा। क्या मैं मजाक कर रहा था? शायद वो मेरे इस कतई जहर एटीट्यूड से पूरी तरह पक गई। लियू ने तुरंत मुझे एक वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेज दी। मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, कुछ सेकंड मजे से इंतजार किया और फिर एकदम आराम से उसका कॉल उठा लिया। वो सच में अपनी उस तगड़ी रेटिंग के एकदम लायक थी। उसका चेहरा कतई जहर था, बहुत ही खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात तो उसकी वो एकदम तीखी और ऊंची नाक ही थी। उसकी गहरी आंखें और घने काले बाल वो आजकल की ट्रेंडिंग और सीधी सादी मासूम दिखने वाली सॉफ्ट लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी मेरी जान। सच, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत ज्यादा गोरी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देसी लग रही थी। बहुत ही कातिलाना और तेज खूबसूरती। अगर मैं ऐसी बवाल लड़की से असल में मिलता तो अपनी फट्टू और शर्मीली फितरत की वजह से मैं सिर्फ छुप कर ही उसे ताड़ने की हिम्मत कर पाता। लेकिन अभी हम दोनों पूरी तरह से ऑनलाइन आमने सामने बैठे हुए ही थे। मैंने अपना कैमरा चालू भी नहीं किया था, इसलिए मैं बस पूरी बेशर्मी के साथ उसे बार बार ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से घूर रहा था। लियू अपनी नजरें नीचे करके अपना सिर हल्का सा झुकाए एकदम चुपचाप बैठी रही कुछ मिनटों तक। ऐसे ही घूरे जाने के बाद शर्म से उसके कान एकदम लाल हो गए ही थे। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ऊपर देखकर कहा, तुम्हारा घूरना खत्म हुआ? मुझे उसकी आवाज में वो हल्का सा एटीट्यूड और घमंड साफ साफ सुनाई दे रहा ही था। मुझे उसका तरीका पता था, ज्यादा छेड़ा तो वो भड़क जाएगी। मैंने कहा, सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं फोन काट रहा हूँ, अपनी स्ट्रीम चालू कर ले भाई। लियू ने अपनी स्ट्रीम चालू कर दी। लोग जुड़ने लगे और उसे पक्का पता था कि मैं अब क्या कांड करने वाला हूँ भाई लोग। पर क्या शुरू से यही उसका मकसद नहीं था? उसने खुद को फालतू सोचने से रोका। तभी स्ट्रॉबेरी क्रीम ने पूछा, क्या तुमने छुट्टी नहीं ली थी आज के दिन मेरी जान? लिटिल पुडिंग बोली, हाँ चलो शुरू करते हैं। मुझे रात का मजे का जुगाड़ मिल गया था। जबकि चैट में लोग सवाल पूछ ही रहे थे, मैंने भारी पैसे लुटाने शुरू किए। लेवल 37 के यीचेन ने 400 रुपये वाली 4 रोमांटिक ट्रेन गिफ्ट की, जिसका मतलब ये पूरे 2000 रुपये का मोटा खर्चा था और मैंने एकदम से सिस्टम फाड़ दिया था मेरी जान। लियू रुयान पर इतने पैसे लुटाना मुझे नहीं लगता था कि वो इस लायक है। ऊपर से अगर मैंने अभी उसका एटीट्यूड और घमंड बढ़ाया ना यार, तो मैं धीरे धीरे हालात को अपने कंट्रोल में कैसे ले पाता। जैसे ही मैं खिसकने वाला था, स्क्रीन पर एक बहुत ही चमकता हुआ मैसेज दिखाई दिया एकदम से। वो लेवल 40 वाले यूजर्स का एकदम खास वीआईपी इफेक्ट था। लेवल 40 वाला चूई बोला, मैं सोच रहा था कि तुम आजकल इतनी रूखी क्यों हो गई हो मेरी जान, बता। लगता है तुमने इस कुत्ते को वापस फंसा लिया। क्या मैं चला जाऊं? विंडी बोली, भैंस की आंख, क्या वो दोनों आपस में फिर से लड़ने वाले हैं मेरी जान, बता। चूई ने कुछ ही दिनों में फिर से अपना लेवल बढ़ा लिया। शियाशिया यमोन निशान की जेबें भी एकदम भारी हैं। उसने अभी अभी 4 रोमांटिक ट्रेनें भी फेंक कर मारी हैं यार, एकदम कड़क और बवाल। डेंडेलियन बोला, 2000 रुपये, ये दोनों तो एक दूसरे के लेवल के आसपास भी नहीं है, समझे। चूई लेवल 40 पर है और उसने 80,000 उड़ा दिए हैं, एकदम बवाल भाई। यीचन लेवल 37 पर है जो करीब लगता है, लेकिन उसने सिर्फ 40,000 उड़ाए हैं। ये तो सीधे सीधे डबल का फर्क है।
ये पढ़कर लियू रुयान ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। भाई ये डेंडेलियन एक नंबर का छपरी है और हमेशा जहर उगलता है। अपनी उंगली के एक झटके से उसने उसे स्ट्रीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लियू ने एकदम सही दिमाग लगाया। पिछले दिनों से चुई के मैसेज इग्नोर करने से उसे पक्का इशारा मिल गया होगा। हम सब समझदार हैं, इसे फालतू में अजीब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि चुई अभी भी इतना पागल होगा। जैसे ही वो लाइव आई वो तुरंत आधमका। अब चूंकि उसने अपना शिकार चुन लिया था तो पीछे हटना एकदम नामुमकिन था। लियू ने अपना माइक ऑन किया और बोली, गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया यी चेन, और आजकल इतना सपोर्ट करने के लिए बॉस चुई का भी शुक्रिया। फिर मिलते हैं मेरी जान, बाय बाय बॉस। इसका सीधा मतलब चुई को अपनी औकात दिखाना और दफा होने के लिए कहना था। उसने उसे रोकने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। चुई बोला, भैंस की आंख। चुई, खुद को ज्यादा मत समझो, इतना घमंड दिखा रही हो, एक फोटो तक नहीं भेजोगी। किसे पता कि तुम्हारा चेहरा कितना सड़ा हुआ और 2 कौड़ी का होगा सच। चुई यी चेन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी फेवरेट स्ट्रीमर से पंगा ले। कुछ अमीर लड़कियां अपनी उस सबसे खास स्ट्रीमर को मेन स्ट्रीमर बुलाते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमेशा। उनकी मेन स्ट्रीमर। ये बात साफ थी कि चुई ने लियू रुयान पर ज्यादा पैसे नहीं उड़ाए थे, लेकिन फिर भी उसका लेवल लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसका मतलब था कि वो अपनी मेन स्ट्रीमर पर दबाकर पैसे लुटा रहा था। लियू बोली, बॉस ये एकदम फालतू बात है, मैं गेमिंग स्ट्रीमर हूँ, मैं ये पंगे और लड़ाई नहीं करती हूँ। लियू ने चिढ़कर मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा, यी चेन तुम बस उस नल्ले को इग्नोर करो। वैसे भी मैं आज लाइव स्ट्रीम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी मेरी जान। चुई, यी चेन की तो हवा टाइट हो गई है। क्या वो 2000 रुपये बचाने के लिए तुझे कुछ दिनों तक भूखा मरना पड़ा था? नल्ले अरबपति सिस्टम एकदम से चालू हो गया था भाई। सिस्टम पहला रैंडम टास्क 5 मिनट में अनलॉक हो रहा है। 100% कैशबैक पाने के लिए होस्ट को 10 मिनट के अंदर पूरे 9,90,000 रुपये खर्च करने ही होंगे। टास्क के सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। सिस्टम की ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी और मैंने अपनी आंखें गड़ा दी कि ये क्या बवाल है। इसे कहते हैं एकदम सही टाइमिंग। कोई तो सरेआम अपनी फजीहत करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, उसकी बेइज्जती ना करना गलत होगा। मैंने कहा, लड़ो उससे अभी। लियू एकदम सुन पड़ गई थी। मैंने ये मैसेज सीधे पब्लिक चैट में डाल दिया, अपना पूरा भौकाल दिखाते हुए। वो भी मान गई और बस 2 मिनट से भी कम समय में। गुन यांची कोई गेमिंग स्ट्रीमर नहीं बल्कि एक ब्यूटी स्ट्रीमर थी। उसे इन पीके लड़ाइयों की बहुत अच्छी आदत थी और वो ये सब रोज करती थी। उसके पास कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं थी, बस 60-70 हज़ार लोग थे। लेकिन लियू रुयान के उन कुछ हज़ार फॉलोअर्स से अगर हम तुलना करें तो मेरी जान सच उसके आंकड़े बहुत बेहतर लग रहे थे। अंदर ही अंदर गुन यांची को बहुत सख्त घिन आ रही थी, क्योंकि पहले जब उसके पास